एक शिप पर जो एंड्रोमेदा सिस्टम की ओर जा रहा था। एक क्रिस्टलाइसर महिला अपने बगल के आदमी की ओर मुड़ी। वो डरी हुई लग रही थी। क्या तुम एक क्रिस्टलाइसर हो? उसने पूछा। हाँ, आदमी ने सिर हिलाते हुए कहा। उसकी आवाज काफी ठंडी थी। वो महिला बहुत आश्चर्यचकित दिखी और उसने कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं यहां समान जाति के किसी व्यक्ति से मिली हूं। मेरा नाम लिदिया है। तुमने हॉल का क्वेस्ट लिया था जेनोजेनिक्स का शिकार करने के लिए एंड्रोमेदा सिस्टम में जाने के लिए, है ना? हाँ, आदमी ने जवाब दिया। उसकी भावनाएं बिल्कुल भी अशांत नहीं लगी। ये बहुत अच्छा है। क्या हम बल जोड़ सकते हैं और इसे एक साथ कर सकते हैं? महिला ने कहा। नहीं, हम नहीं कर सकते, आदमी ने जवाब दिया। महिला निराश दिखी और उसने कहा, ठीक है, मुझे लगता है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? क्या हम फोन नंबरों का आदान प्रदान कर सकते हैं? यहां बहुत कम क्रिस्टलाइसेस है। हम एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। नहीं, हम नहीं कर सकते, आदमी ने कहा। उसका चेहरा अविकारी बना रहा। महिला ने आदमी से अच्छी तरह से बात की थी, लेकिन आदमी ने थोड़ी भी पलटकर जवाब नहीं दिया था। उसने उसे कभी भी 3 शब्दों से अधिक का उत्तर नहीं दिया। एंड्रोमेदा सिस्टम में पहुंचने के बाद शिप के यात्री विभिन्न ग्रहों की ओर जाते हुए टहल गए। आदमी शिप से उतर गया जबकि महिला उसके पीछे पीछा कर रही थी। तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? आदमी ने पलटकर पूछा और लिदिया को अजीब तरह से देखा। ये इसलिए है क्योंकि इस ब्रह्मांड में एक क्रिस्टलाइजर महिला का एक क्रिस्टलाइजर आदमी से मिलना 1 अरब में एक मौका है। मैं ऐसे दुर्लभ अवसर को खोना नहीं चाहती। इसलिए कृपया मुझे अपना नाम बताओ। लिदिया ने झुककर और जल्दी से बुदबुदाते हुए जवाब दिया। उसने एक ऐसी आवाज में बात की जिसे केवल कुत्ते ही समझ सकते थे। यी डागम्यू, आदमी ने आखिरकार अपना नाम बोला। यह सुनकर लिदिया बहुत खुश दिखी। उसने अपना सिर उठाया। यी डागम्यू को कुछ बताना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने होंठ खोले, इससे पहले कि वो बोल पाती, यी डागम्यू का डैगर उसके दिल से टकरा गया। क्यों? क्यों? लिदिया को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये क्या हुआ था। उसने सदमे से यी डागम्यू को घूर कर देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आदमी उसके साथ ऐसा कुछ करेगा। ये इसलिए है क्योंकि मुझे तुम्हारे भीतर कुछ खतरनाक महसूस होता है। यी डागम्यू ने अपने डैगर को लिदिया से वापस बाहर खींचा, जिससे महिला लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गई। उसने लिदिया के शरीर को देखा, फिर पलट गया। वह चला गया और पहाड़ों में कहीं गायब हो गया। यी डागम्यू के जाने के तुरंत बाद निर्जीव लिदिया ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों से अजीब चमक गुजरी और वह एक लकड़ी की गुड़िया की तरह खड़ी हो गई। उस क्षण लिदिया एक निर्जीव रोबोट की तरह दिखी। उसकी आंखें चौड़ी खुली थी, लेकिन उनका कोई ध्यान नहीं था। ऐसा था जैसे बहुत सारा डेटा उसकी आंखों के माध्यम से स्क्रॉल कर रहा था। यह फिर से विफल हो गया। ऐसा निर्दयी हत्यारा। उसने समान जाति की एक सुंदर महिला को केवल इसलिए मार दिया क्योंकि उसे खतरा महसूस हुआ। इस आदमी से निपटना इतना मुश्किल है। थोड़ी देर बाद लिदिया ने खुद से बात की। बहुत परेशान करने वाला। मैं इस लक्ष्य के करीब आने की कोशिश में अब 8 बार विफल हो गई हूं। एक और टीम भी उससे कोई जानकारी प्राप्त करने में विफल रही। वीर के साथ संपर्क में रहे अन्य लोगों से जानकारी प्राप्त करना इतना मुश्किल है। क्रिस्टलाइसेस कब से इतने मजबूत हो गए? ऐसा लगता है कि ये जांच काफी कठिन हो जाएगी। उसके बाद लिदिया का शरीर अचानक जमीन पर ढह गया। उसकी रोशनी फीकी पड़ गई और वो फिर से एक मृत शरीर की तरह दिखी। ब्रदर किंग, क्या तुम्हारे साथ हाल ही में कुछ विशेष हुआ है? जीतेश खन्ना ने एक्स किंग से बातचीत करते हुए अपने फोन को देखा। मैंने कुछ नए दोस्त बनाए हैं, एक्स किंग ने कहा। उसके होठों से एक सिगार लटका हुआ था। वह एक सीईओ चेयर में बैठा हुआ था। जब वह बोल रहा था तो वह वास्तव में आरामदायक लग रहा था।
मैं भी। लेकिन ऐसा लगता है जैसे वीर के साथ कुछ हुआ है। क्या वह किसी बड़ी परेशानी में है या कुछ और? जीतेश खन्ना ने कहा। शायद नहीं। शायद वे सिर्फ बच्चे की जांच करने के इच्छुक हैं। अन्यथा हमसे सवाल पूछने आने वाले लोग इतने विनम्र नहीं होते। एक्स किंग ने बोलते समय आंखें छोटी कर ली। खैर, हम क्या करने जा रहे हैं? जीतेश खन्ना ने पूछा। अगर कोई तुम्हें मुफ्त में पैसे और सुंदर महिलाएं दे रहा है तो क्या तुम कभी ना कहने वाले हो, यह बहुत अशिष्ट होगा और तुम चूक जाओगे? इससे प्रस्ताव देने वाला व्यक्ति दुखी होगा। बेशक, हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। एक्स किंग हंसा। ती, मैंने भी यही सोचा था। समर प्रताप, कबीर मदन और अन्य लोग भी। क्या तुम कृपया उनसे संपर्क कर सकते हो? मेरा यहां होना कोई संयोग नहीं है। जीतेश खन्ना हंसा। हर दिन वीर झील के पास रहा और एक्सयूएन येलो सूत्र के पृष्ठों को मछली पकड़ना जारी रखा। किसी कारण से जब भी बाबी की बारी होती थी, वो हमेशा वास्तविक खजाने के साथ समाप्त होती थी, और हर बार जब वीर मछली पकड़ता था तो वो एक्सयूएन येलो सूत्र से संबंधित कागज की एक शीट के साथ समाप्त होता था। ये बहुत अजीब है। मैं इस जीन आर्ट को पृष्ठ दर पृष्ठ ही क्यों पुनः प्राप्त कर सकता हूं? वीर ने सोचा। वो एक उत्तर के बारे में नहीं सोच सका। आखिरकार एंटी मटीरियल वर्ल्ड्स को समझाना मुश्किल था। सामान्य ज्ञान और तर्क ऐसी जगहों पर वास्तव में लागू नहीं होते थे, और वीर इसे सोचकर समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह बस एक्सयूएन येलो सूत्र के सभी पृष्ठों को तेजी से एकत्रित करना चाहता था। वह यह जानने के लिए उत्सुक था कि यह किस तरह की जीन आर्ट थी। एक जीन आर्ट जो एंटी मटीरियल वर्ल्ड से आती है। यह कितना भी बुरा क्यों न हो, यह विशेष होना चाहिए, है ना? वीर ने खुद से सोचा। अचानक छोटे झेड फिगर पर त्रिकोण प्रतीक चमक उठा। वीर जानता था कि एक्सक्विजिट उसकी ओर आ रही थी। उसने ध्यान से अपने विचारों को छोटे झेड फिगर के साथ सिंक किया। कुछ मिला। कुछ ही क्षणों बाद एक्सक्विजिट सीधे वीर के बगल में टेलीपोर्टेड हो गई। हाँ, लेकिन मुझे कोई मछली नहीं मिली। जो सामान मैं एकत्रित कर रहा हूं वो बहुत अजीब है। वीर ने एक अजीब स्वर में कहा। अंडरवर्ल्ड लेक एंटी मटीरियल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। विषम चीजों को मछली पकड़ना सामान्य है। तुम्हें क्या मिला? एक्सक्विजिट ने जिज्ञासा से पूछा। हालांकि अंडरवर्ल्ड लेक में कुछ भी दिखाई दे सकता था, कागज जैसी कोई चीज मिलना दुर्लभ था। मुझे कुछ कागज मिला, वीर ने धीरे धीरे कहा। लियू जेन ने पहले इन पीली शीट्स को देखा था, इसलिए इसे छिपाने का कोई उपयोग नहीं था। उसके पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि उसने जो कुछ पाया था उसे प्रकट करे। कागज? किस तरह का कागज? एक्सक्विजिट ने जिज्ञासा से पूछा। उसके बारे में वीर जम गया था। जब उसने पीले पृष्ठों पर अश्लील सामग्री के बारे में सोचा तो उसे पता नहीं था कि क्या कहना है। एक्सक्विजिट महसूस कर सकती थी कि वीर क्या सोच रहा था, इसलिए वो शर्मा गई और कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें मुझे बताना नहीं पड़ेगा। अंडरवर्ल्ड लेक से तुम्हें जो कुछ भी मिलता है वो तुम्हारा है। भले ही तुम एक डीफाइड ट्रेजर एकत्रित करो, ये सब तुम्हारा है। जब तुम आउटर स्काई छोड़ोगे तो तुम उन्हें अपने साथ ले भी जा सकते हो। धन्यवाद। वीर ने राहत पाने का नाटक किया। मैंने सोचा था कि तुम हमेशा जेनोजेनिक रिसोर्सेज चाहते थे। मैंने तुम्हारे लिए कुछ पहले ही ढूंढ लिया है। हालांकि तुम्हें कितना मिलता है ये तुम्हारी शक्ति पर निर्भर करेगा। एक्सक्विजिट ने वीर से कहा। वो काफी शांत दिखी। तुम्हारा क्या मतलब है? वीर ने उत्सुक होकर पूछा। आउटर स्काई में एक स्टार ट्री है। पेड़ स्टार फ्रूट पैदा करता है और ये शक्तिशाली स्पेस जेनोजेनिक से घिरा हुआ है। वे कम से कम किंग क्लास के हैं। बेशक कुछ डीफाइड तक भी पहुंच सकते हैं। अब तुम स्टार फ्रूट एकत्रित कर सकते हो, लेकिन तुम कितने एकत्रित कर सकते हो ये तुम पर निर्भर करेगा।
वीर ने ध्यान से सुना, जैसे एक्सक्विजिट उस स्थिति को और अधिक विस्तार से समझाती है। स्टार ट्री की वेरी हाई के सीनियर्स द्वारा सुरक्षा की जाती थी। वेरी हाई के हर सिल्कवॉर्म को इसकी बाव से स्टार फ्रूट का दावा करने का एक मौका दिया जाता था। लेकिन कितने स्टार फ्रूट एकत्रित किए जा सकते हैं, यह वेरी हाई के उक्त सीनियर्स द्वारा किए गए टेस्ट्स द्वारा निर्धारित किया जाएगा। टेस्ट परिणाम इस बात से सहसंबद्ध थे कि कितने स्टार फ्रूट प्राप्त किए जा सकते हैं, भले ही परिणाम महान न हो। एक प्रतिभागी को हमेशा कम से कम एक की गारंटी दी जाती थी। 10 स्टार फ्रूट आमतौर पर सबसे अधिक थे जो कोई प्राप्त कर सकता था। लेकिन टेस्ट्स बहुत परिवर्तनशील थे, जो इस बात पर निर्भर करता था कि कौन सा वेरी हाई सीनियर उन्हें प्रशासन कर रहा था। तुम्हारे विशेष एडमिनिस्ट्रेटर का व्यक्तित्व बहुत अद्वितीय है। अगर वह तुम्हें पसंद करता है तो वो तुमसे केवल कुछ सवाल पूछेगा। फिर वो तुम्हें 7 या 8 फ्रूट्स का दावा करने देगा। अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करता है तो वो तुम्हें एक बहुत मुश्किल सवाल देगा। अगर तुम सही जवाब देते हो तो तुम्हें केवल कम संख्या में स्टार फ्रूट की अनुमति दी जाएगी। मुझे उम्मीद है कि वह आदमी तुम्हें पसंद करेगा। एक्सक्विजिट की आंखें बोलते समय अजीब लग रही थी। क्या वह अक्सर इतना अतार्किक होता है? अगर उसे परवाह किए बिना निर्णय लेना है तो टेस्ट का क्या मतलब है? इसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट या कुछ और बना दो। वीर ने खुद से सोचा। एक्सक्विजिट महसूस कर सकती थी कि वीर क्या सोच रहा था, इसलिए वो हंसी। स्टार ट्री अकेले अंकल का है। वो फ्रूट किसके साथ साझा करता है, ये पूरी तरह से उसका निर्णय है। जो उससे कहीं ज्यादा छोटे हैं, उनके साथ साझा करने को तैयार होना पहले से ही दयालुता का एक भव्य कार्य है। इसलिए भले ही वो तुम्हें केवल स्टार फ्रूट दे, तुम्हें फिर भी आभारी होना चाहिए। मैं समझा। ये समझ में आता है तब। अगर वे उसकी वस्तुएं हैं तो वो निश्चित रूप से उनके वितरण को निर्धारित कर सकता है। वीर ने सिर हिलाते हुए कहा, यह सिर्फ एक छोटा रिवॉर्ड है। मेरी पीढ़ी जल्द ही सिल्कवॉर्म्स का टेस्ट गंभीरता से शुरू कर देगी। जब ऐसा होता है, अगर तुम अच्छा प्रदर्शन करते हो तो तुम्हें मिलने वाले रिसोर्सेस स्टार फ्रूट से कहीं अधिक होंगे। एक्सक्विजिट ने कहा, हमें कितना इंतजार करना होगा? वीर ने पूछा। मेरी पीढ़ी में हम 13 हैं। अब केवल एक लिटिल सिस्टर है जिसने अभी तक एक सिल्कवॉर्म पर निर्णय लेना बाकी है। एक बार जब वह अपना निर्णय ले लेगी तो टेस्ट शुरू हो जाएंगे। जब एक्सक्विजिट ने अपनी लिटिल सिस्टर के बारे में बात की तो उसकी आंखें अजीब तरह से चमक उठीं। यह सुनकर वीर के दिल को भी अजीब लगा, लेकिन उसने ध्यान से अपने विचारों को इस विषय से दूर रखा। जिस लिटिल सिस्टर का एक्सक्विजिट उल्लेख कर रही थी वो निस्संदेह लिली थी। लिली डॉलर को चाहती थी, इसलिए वीर उस सब के बारे में जानता था। चलो चलते हैं, हमें स्टार ट्री की ओर बढ़ना चाहिए। एक्सक्विजिट ने वीर के कंधे पर एक हाथ रखा। फिर उसने वीर और बार्बी को अंडरवर्ल्ड लेक से टेलीपोर्टेड किया। अभी भी एक्सयूएन येलो सूत्र के कई पेजेस एकत्रित करने बाकी थे और वीर उन सभी को मछली पकड़ना जारी रखना चाहता था। लेकिन यह एक लंबा कार्य था जिसे वो जल्दी नहीं कर सकता था। उसे बाद में फिर से मछली पकड़ने के मौके का इंतजार करना होगा। जब वीर ने स्टार ट्री को देखा तो वह हैरान रह गया। इसकी बाउस ने लगभग पूरे स्काई को ढक लिया था। यह एक बड़ी छतरी की तरह था जिसने भूमि और स्काई के बीच एक पुल बनाया। पेड़ की शाखाओं से कई फल लटक रहे थे। वे सांस की तरह दिखते थे और उनका प्रकाश पेड़ के पत्तों को जेड की तरह चमका रहा था। यह बहुत सुंदर था और वीर ने प्रकाश के विरुद्ध आंखें छोटी की। जो एक्सक्विजिट ने उसे बताया था उसके अनुसार टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर का व्यक्तित्व काफी स्ट्रेंज था, लेकिन उसकी स्टोरी एक लेजेंडरी स्टोरी थी। जब वेरी हाई का एक बच्चा पैदा होता था तो उसे 2 गुटों में से एक में डाला जाता था। एक गुट प्रजनन के लिए जिम्मेदार था। वे ऑर्डिनरी वेरी हाई थे और वे वेरी हाई सेंस का अभ्यास नहीं करते थे। उनके व्यक्तित्व तुलनात्मक रूप से सामान्य थे और वे एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह भावनाओं को बरकरार रखते थे।
वे लियू ज़ेन के समान थे। दूसरा गुट वह था जिसके साथ एक्सक्विजिट ने अध्ययन किया। उन्होंने वेरी हाई सेंस सीखा और उनके अभ्यास के अंत में उनकी भावनाएं व्यावहारिक रूप से अस्तित्वहीन थी। हालांकि उनकी स्ट्रेंथ और कॉम्बैट प्रावेस वेरी हाई में सबसे अच्छे थे। जब एक वेरी हाई पैदा होता था तो यह तय किया जाता था कि वे कौन सा पाथ लेंगे। यह आदमी एक्सक्विजिट की तरह था। उसने वेरी हाई सेंस का अभ्यास किया और वह इसके साथ डीफाइड क्लास तक पहुंच गया था। वह ट्रू गॉड बनने से केवल एक कदम दूर था। लेकिन फिर उसने अपना वेरी हाई सेंस नष्ट कर दिया और नए सिरे से शुरू कर दिया। यहां तक कि एक्सक्विजिट भी नहीं जानती थी कि आदमी ने ऐसा कठोर कदम क्यों उठाया था। लेकिन जैसे ही उसने फिर से अभ्यास करना शुरू किया, एल्डर ने स्टार ट्री की रक्षा की और कभी भी इसके किनारे को नहीं छोड़ा। यहां तक कि अन्य वेरी हाई को भी नहीं पता था कि वह वर्तमान में किस लेवल पर था। अंकल एक्सक्विजिट वीर को स्टार ट्री की बाउस के नीचे लाई और पेड़ की जड़ों में झुकी। वीर और बार्बी ने उस दिशा में देखा जिसमें वह झुक रही थी, और वहां उन्होंने एक विशाल स्टोन ट्री रूट देखा। पत्थर का बना होने के बावजूद रूट अभी भी जीवित और बढ़ता हुआ प्रतीत होता था। एक भूरे बालों वाला आदमी वेरी हाई का उस पर बैठा था। उसके चेहरे पर झुर्रियां पेड़ की छाल से अधिक खुरदरी लग रही थी। उसकी सफेद दाढ़ी जमीन तक पहुंच गई थी। वो वहीं बैठा रहा जहां वह था। उसकी आंखें बंद थी। वो इतना बूढ़ा था कि ऐसा लग रहा था जैसे वो जम गया हो। वीर सुनिश्चित नहीं था कि आदमी की अपीयरेंस का क्या अर्थ निकाला जाए। वेरी हाई की शक्ति के साथ वे मरने तक खुद को युवा दिखाए रख सकते थे। ऐसा करना मुश्किल नहीं था। उसने सोचा कि इस आदमी का चेहरा इतना बूढ़ा क्यों लग रहा था। एक्सक्विजिट की आवाज सुनकर बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें खोली। उसकी पलकें भी बहुत झुर्रीदार थी। वह देखने के लिए बमुश्किल एक छोटी दरार खोल सकता था। अगर कोई करीब से नहीं देखता तो उसे कभी एहसास नहीं होता कि उसकी आंखें खुली थी। बूढ़े आदमी ने एक्सक्विजिट को देखा। फिर वो वीर और बार्बी की ओर मुड़ा। एक खुरदरी आवाज के साथ उसने कहा, "ये एक्सक्विजिट है। क्या तुम अपना सिल्कवॉर्म लाए हो? क्या यह बड़ा वाला है या छोटा वाला? इसका नाम वीर है। ये एक क्रिस्टलाइस है।" एक्सक्विजिट ने वीर और बार्बी का उससे परिचय कराया। तुमने एक क्रिस्टलाइस चुना। इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बूढ़े आदमी ने कहा। उसने वीर के शरीर को अच्छी तरह से देखा। वो कुछ और कहने लगा, लेकिन उसने अचानक एक व्यक्ति को अपने सामने टेलीपोर्टिंग करते हुए देखा। अंकल, नए आदमी ने कहा, एल्डर को झुकते हुए। लियू ज़ेन, तुम यहां क्या कर रहे हो? वीर और एक्सक्विजिट के दिल ने एक ही सवाल पूछा। लियू ज़ेन, कृपया एक पल के लिए एक तरफ प्रतीक्षा करें। मुझे एक्सक्विजिट के सिल्कवॉर्म का टेस्ट संचालित करने में मदद करने दें। फिर तुम्हारी बारी होगी। बूढ़े आदमी ने कहा, उसे थोड़ी देर के लिए एक तरफ खड़े होने का संकेत दिया। जब लियू ज़ेन ने आदेश सुना तो उसने बूढ़े आदमी को झुका और कहा, अंकल, अगर चीजें ऐसी हैं तो हम अपने टेस्ट से एक साथ क्यों नहीं संचालित करते हैं? वीर और एक्सक्विजिट, जब उन्होंने ये सुना तो उन्हें एक झटका लगा। वे नहीं जानते थे कि लियू ज़ेन के दिमाग में क्या चल रहा था कि वह ऐसा प्रस्ताव दे। जब बूढ़े आदमी ने इस अनुरोध को सुना तो वह शांत हो गया। फिर उसने सिर हिलाया और कहा, क्यों नहीं? हम कुछ समय बचा सकते हैं, तो चलो टेस्ट से एक साथ करते हैं। एक्सक्विजिट अशांत थी। आमतौर पर ऑर्डिनरी वेरी हाई सिल्कवॉर्म्स अपने टेस्ट्स अकेले संचालित करते थे, और वेरी हाई के लोगों को इन टेस्ट से कभी गुजरना नहीं पड़ता था। वह भ्रमित थी कि लियू ज़ेन भी टेस्ट क्यों देना चाहता था। बूढ़ा आदमी समझ गया कि एक्सक्विजिट क्या सोच रही थी, और इसलिए उसने कहा, मुझे जल्द ही यात्रा करनी है। दूसरों ने लियू ज़ेन को मेरी अनुपस्थिति में स्टार ट्री की रक्षा करने की सिफारिश की है। अगर वह टेस्ट पास कर सकता है
तो वह अस्थायी रूप से स्टार ट्री का प्रभारी होगा। वीर ने भाग्यशाली महसूस किया। ये अच्छा था कि वे अब आए थे। अगर वे तब आते जब लियू ज़ेन स्टार ट्री की रक्षा कर रहा होता, तो एक संभावना थी कि लियू ज़ेन जानबूझकर उसके लिए टेस्ट मुश्किल बना देगा। अब जबकि वीर और लियू ज़ेन दोनों एक ही समय में टेस्ट दे रहे हैं, क्या आप जानना चाहेंगे कि हेडस्ट्रॉम एल्डर पहला सवाल क्या पूछता है? यह वास्तव में एक संयोग था कि लियू ज़ेन स्टार ट्री पर वीर से मिला। उसे वहां जाने और टेस्ट लेने का ऑर्डर अभी अभी मिला था। वह वहां इसके वर्तमान मास्टर की अनुपस्थिति में स्टार ट्री का कार्यभार संभालने के लिए था। लियू ज़ेन को एक खबर मिली थी जो कुछ अन्य लोग जानते थे। एक बार जब स्टार ट्री के एल्डर अपनी जर्नी पर निकल जाते, तो वे शायद कभी वापस नहीं आते। अगर लियू ज़ेन अब स्टार ट्री लेता, तो यह संभावना थी कि स्टार ट्री हमेशा के लिए उसका हो जाएगा। इसलिए जब लियू ज़ेन वहां पहुंचा, तो वो बहुत उत्साहित था। पेड़ की अस्थायी रूप से निगरानी करना एक बहुत महत्वपूर्ण टास्क नहीं था, लेकिन इसका स्थायी केयरटेकर बनना। लेकिन जब उसने वीर को पहले से ही पेड़ के सामने खड़ा पाया, तो उसने सोचा कि वीर लेक पर उसके प्रति कितना अशिष्ट था। वो सिर्फ एक सिल्कवॉर्म था, और फिर भी उसने वेरी हाई के सेकंड ब्रदर को सामने से अपमानित करने की हिम्मत की। ये नौसिखिए को एक सबक सिखाने का एक मौका था, या कम से कम लियू ज़ेन ने सोचा। यह एक अपॉर्चुनिटी नहीं थी जिसे वह अपने हाथ से जाने दे सकता था। यूनिवर्स के बाकी हिस्सों में तुम किसी प्रकार के जेनरेशनल प्रोडिजी हो सकते हो। मैं समझ सकता हूं कि तुम क्यों मानते हो कि तुम्हें इतना एरोगेंट होने का अधिकार है, लेकिन वेरी हाई के बीच तुम मिट्टी से भी नीचे हो। अगर तुम वह पहले से नहीं जानते हो, तो हाई चांस है कि तुम हमारे साथ अपने टेन्योर में बच नहीं पाओगे। मैं सिर्फ अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि एक्सक्विजिट तुम्हारे साथ नीचे न खिंच जाए। लियू ज़ेन ने खुद पर व्यंग्यात्मक मुस्कान की। बूढ़े आदमी ने फिर अपने चारों ओर पेड़ पर नजर डाली और कहा, अगर यह वह तरीका है जिससे हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, तो तुम दोनों स्टार ट्री से बग्स क्यों नहीं हटाते? बग्स हटाए? वीर ने एक भौं उठाते हुए पूछा। इस विशाल होली ट्री को कीट उन्मूलन की आवश्यकता थी। यह आश्चर्यजनक था, कम से कम कहने के लिए। चूंकि वीर ने अभी अभी ट्री के अस्तित्व के बारे में जाना था, वो नहीं जानता था कि ट्री गार्डियन के काम का एक हिस्सा समय समय पर बग्स को इससे हटाना था। अन्यथा बग्स ट्री के फल को खा और नष्ट कर देंगे। अगर लियू ज़ेन ने काम संभाला, तो उसे यही करना होगा। अगर लियू ज़ेन मौजूद नहीं होता, तो वीर की चैलेंज शायद कुछ अलग होती। हालांकि अद्वितीय सर्कमस्टांसेस के कारण एल्डर ने डिसाइड किया था कि यह टेस्ट उन दोनों के लिए उपयुक्त होगा। जब हम ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, तो तुम ट्रेजर या किसी अन्य स्पेशल पावर्स का उपयोग नहीं कर सकते। तुम्हें बग्स को हटाने के लिए अपनी स्ट्रेंथ का उपयोग करने की आवश्यकता है, और ऐसा करते समय तुम स्टार ट्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर तुम ट्री को डैमेज पहुंचाते हो, तो तुम्हें कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। हालांकि तुम्हें दंड दिया जाएगा। बूढ़े आदमी ने चेतावनी देते हुए कहा, अंकल, हम किस तरह के बग्स हटा रहे हैं? वीर ने बूढ़े आदमी से विनम्रता से पूछा। केवल एक ही प्रकार का बग है जो स्टार ट्री के करीब आने की हिम्मत करता है, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। इसे एक स्टार बीटल कहा जाता है। जब तुम उन्हें देखोगे तो तुम उन्हें पहचान लोगे। मैं तुम्हें एक दिन दूंगा। अगर तुम 1000 बग्स को हटा सकते हो तो तुम पास हो जाओगे। तुम्हारे द्वारा हटाए गए प्रत्येक 100 एक स्टार फ्रूट के लिए जिम्मेदार होंगे। यह सुनकर वीर प्रसन्न हुआ। उसे चिंता थी कि भले ही वह अपना काम सही ढंग से करता, बूढ़ा आदमी उसे कोई स्टार फ्रूट एकत्रित करने की अनुमति नहीं देगा। अब जब उसे टर्म्स एंड कंडीशंस दिए गए थे, तो वह आराम कर सकता था। यह बिजनेस संचालित करने का सबसे अच्छा तरीका था। हम अब शुरू करते हैं। कल इस समय पर तुम्हें यहां वापस आना होगा। स्टार बीटल्स के बॉडीज ट्री पर रह सकते हैं, उन्हें बाद में साफ कर दिया जाएगा, बूढ़े आदमी ने कहा। वीर और लियू ज़ेन ने बूढ़े आदमी को झुका। फिर
वे दोनों स्टार ट्री के शीर्ष पर उड़ गए। लियू जेन ने वीर को देखा और गैलेक्सी टेलीपोर्ट का उपयोग किया। वह ट्री में गायब हो गया जबकि वीर को ऊपर उड़ना जारी रखना पड़ा। स्टार ट्री एक गोलियत था। प्रत्येक स्टार फ्रूट एक एस्टेरॉयड की तरह अधिक दिखता था। वीर जितनी तेजी से उड़ सकता था उड़ा, लेकिन फिर भी उसे ट्री के शीर्ष तक पहुंचने में 1 घंटा लगा। लियू जेन ने बहुत पहले बग्स को मारना शुरू कर दिया था, लेकिन ट्री बहुत बड़ा था। वीर यह नहीं देख सका कि लियू जेन कहाँ था, इसलिए उसे अकेले बग्स को ढूंढना पड़ा। करीब से स्टार ट्री को देखकर वीर ने नोटिस किया कि स्टार ट्री के लीव्स वास्तव में जेड की तरह दिखते थे। विशाल फ्रूट्स क्रिस्टल क्लियर थे। चूंकि बूढ़े आदमी का रिक्वेस्ट बहुत स्ट्रिक्ट था, वीर स्टार ट्री को बिल्कुल भी डैमेज नहीं पहुंचा सकता था, इसलिए उसने ट्री को छूने की हिम्मत नहीं की। वो इसके चारों ओर उड़ता रहा। जल्द ही वीर को स्टार ट्री की एक ब्रांच पर एक बग मिला। वह एक ड्रैगन की तरह भयंकर दिखता था और वह एक अडल्ट बुल के साइज का था। उसका आर्मर स्काई ब्लू था। उसके शेल से आने वाला प्रकाश स्टार्स की तपस्या की तरह झिलमिलाता और चमकता था, और उसका चेहरा एक स्टैग बीटल के चेहरे जैसा दिखता था। उसके 8 क्लॉज थे और उसके पास एक अजीब हॉर्न था जो एक पिंसर की तरह था। हालांकि यह एक एक्चुअल स्टैग बीटल की तुलना में बहुत अधिक पॉलिश दिखता था। उसका बॉडी क्रिस्टल ब्लू था और वह चमकता था। यह कल्पना करना मुश्किल था कि इसे एक पेस्ट माना जाता था। बूढ़े आदमी ने उसे ट्री को डैमेज किए बिना बग्स को हटाने का ऑर्डर दिया था। वीर ने बग को दूर से देखा, लेकिन उसने उसे मारने के लिए सीधे डाइव नहीं किया। उसने पहले अपने पर्पल आई बटरफ्लाई से बग को ऑब्जर्व किया। इसमें कोई संदेह नहीं था, बग किंग क्लास का था। उसकी लाइफ फोर्स और प्रेजेंस को देखते हुए वीर यह प्रेडिक्ट करने में सक्षम था कि वह 3rd या 4th टियर किंग था। ऐसे क्रीचर से निपटना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। वीर को कुछ भी करने की जल्दी नहीं थी। उसने बग को देखा और खुद से सोचा। उसने कहा कि मैं स्टार ट्री को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसका मतलब है कि मैं लड़ते समय इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुझे इस बग को एक झटके में मारना होगा ताकि वो वापस लड़ने की कोशिश करके ट्री को डैमेज ना कर सके। ये एक एम्प्टी टाइप जेनोजेनिक है, इसलिए उसके बॉडी में कोई एलिमेंट नहीं है। ये शुद्ध रूप से रॉ स्ट्रेंथ पर आधारित एक जेनोजेनिक है। इसका मतलब है कि उसका शेल अत्यंत कठिन होना चाहिए, समान लेवल के जेनोजेनिक्स की तुलना में कहीं अधिक कठिन। इस तरह के एक क्रीचर को एक हिट में गिराना मुश्किल होगा, वीर ने खुद से सोचा। कुछ देर क्रीचर को ऑब्जर्व करने के बाद वो किसी भी पोटेंशियल वीक स्पॉट्स को पहचानने में असमर्थ रहा। उसका पूरा बॉडी उस स्टारी शेल में ढका हुआ था। बग को मारने के लिए वीर जानता था कि उसे उस सरफेस को तोड़ना होगा। अगर कोई वीक स्पॉट्स नहीं है तो मुझे इसे ब्रूट फोर्स से खोलना होगा, लेकिन ब्रूट फोर्स का उपयोग करने से अभी भी वही रिस्क्स होंगे अगर मैं मिस करता हूं। अगर मैं बग को तुरंत नहीं मारता और वह संघर्ष करता है तो वह स्टार ट्री पर बाग और लीव्स को नुकसान पहुंचाएगा। वीर ने सोचा, तीव्रता से बीटल को ऑब्जर्व करना जारी रखा। इस बीच लियू जेन वीर से 1 घंटा पहले ट्री पर पहुंच गया था, और पहुंचने से पहले वो पहले से ही बीटल्स के बारे में बहुत सारी जानकारी जानता था। लियू जेन उनके वीक स्पॉट्स को जानता था और वह जानता था कि उन्हें प्रभावी ढंग से कैसे मारना है। एक बीटल को ढूंढने के बाद लियू जेन ने उसे नीचे गिराना शुरू कर दिया। लियू जेन ने वेरी हाई सेंस का अभ्यास नहीं किया था, लेकिन वेरी हाई के पास कई जीन आर्ट्स थे। सीखने के लिए कई टॉप नॉच जीन आर्ट्स उपलब्ध थे। लियू जेन एक किंग था, वास्तव में वेरी हाई के भीतर सबसे अच्छा में से एक। उसके पास कई जीन आर्ट्स होने के कारण उसके लिए एक किंग क्लास बीटल को मारना मुश्किल नहीं होगा। बीटल का शेल अत्यंत कठिन था। समान टियर के ऑर्डिनरी किंग क्लास फाइटर्स को उसके शेल को तोड़ना मुश्किल होता,
लेकिन लियू जेन को बीटल को नष्ट करने के लिए केवल कुछ पंचेस की आवश्यकता थी। वो अविश्वसनीय स्पीड से आगे बढ़ा। वीर के ट्री तक पहुंचने से पहले ही लियू जेन ने कुछ दर्जन बीटल्स मार दिए थे। इसके अलावा जब वीर ने बीटल को ढूंढा तो उसने तुरंत अटैक नहीं किया। वो वही रहा, कुछ देर के लिए उन्हें ऑब्जर्व करता रहा। जब तक लियू जेन ने 100 बीटल्स को मार दिया था, तब तक वीर ने एक भी बीटल से लड़ना शुरू नहीं किया था। डैडी कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? बारबी एक्सक्विजिट का हाथ पकड़े हुए थी और बोलते समय एक मिरर में देख रही थी। मिरर में इमेज वीर और लियू जेन दोनों को प्रदर्शित करती थी। लियू जेन ने पहले ही 100 बीटल्स को मार दिया था, लेकिन वीर ने अभी तक कुछ नहीं किया था। वह स्टार बीटल्स को कैसे मारना है, इस बारे में सोच रहा है। एक्सक्विजिट ने कहा, उसे किस बारे में सोचने की जरूरत होगी? यहां तक कि डैडी की फिंगर्स भी उन छोटे बग्स को कुचलने के लिए पर्याप्त हैं। बारबी ने जिज्ञासा से पूछा। एक्सक्विजिट ने जवाब नहीं दिया, लेकिन बूढ़े आदमी ने कहा, वो बग्स पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने पर स्टार ट्री को नुकसान पहुंचाने से कैसे बचे, इस बारे में सोच रहा है। वीर ने स्ट्राइक करने के लिए आगे उड़ने से पहले ऑब्जर्वेशन में कई लंबे मिनट्स बिताए। जब वो उसके काफी करीब था तो वो अचानक गायब हो गया। जब वो फिर से दिखाई दिया तो वो पहले से ही बग के शेल के ऊपर था। गॉड्स वंडर, ये देखकर एक्सक्विजिट हैरान थी। वह उसके द्वारा उपयोग किए गए टेलीपोर्टिंग मेथड से अंतरंग रूप से परिचित थी। हालांकि वह केवल एक छोटी दूरी को टेलीपोर्ट कर रहा था। यह मूव एक बिगिनर के लिए अभी भी प्रभावशाली था। हालांकि यह स्ट्रेंज था, यह देखते हुए कि उसने उसे गॉड्स वंडर थोड़ी देर पहले ही दिया था। अगर वीर पहले ही इसके साथ इतना कुशल हो गया था तो वह शानदार से कहीं अधिक था। उसकी टैलेंट्स वास्तव में आउट ऑफ दिस वर्ल्ड थी। क्या उसके पास वास्तव में 11 आर्मोर टैलेंट है? एक्सक्विजिट आश्चर्य किए बिना नहीं रह सकी। वीर का बॉडी यूनिक था। अगर गॉड स्पिरिट टच का रिजल्ट जेन्युइन था तो यह नट्स था। वीर स्टार बीटल के पीछे टेलीपोर्टेड हुआ, लेकिन स्टार बीटल ने प्रतिक्रिया नहीं की। और फिर वीर ने एक फिंगर को उसके ब्रेन पर पॉइंटेड किया। डिंग, एक छोटी रिंगिंग नॉइज थी, जैसे कोई स्टील नीडल बोन से टकरा रही हो। यह बमुश्किल श्रव्य भी था। और ठीक बाद में वीर ने अपनी फिंगर को दूर खींच लिया। स्ट्राइक के बाद स्टार बीटल ने बिल्कुल भी संघर्ष नहीं किया। उसने केवल एक टाइनी शिवर दिया। बीटल फिर से स्थिर हो गया जैसे कुछ नहीं हुआ था, लेकिन उसकी लाइफ फोर्स तेजी से कम हो रही थी। उसकी फ्लेम को पूरी तरह से बुझने में देर नहीं लगी। स्टार बीटल पहले जैसी ही पोजीशन में था। वो ब्रांच के ऊपर पड़ा हुआ था, लेकिन अगर कोई करीब से देखे तो वह देख सकता था कि उसके सिर में एक बहुत छोटा होल था जो क्रीचर के ब्रेन तक जाता था। जेनोजेनी एक किंग हंटेड स्टार बीटल। जेनोजेनी एक जीन फाउंड। एक हंटिंग अनाउंसमेंट वीर के सिर में गूंजा। कितनी एक्सीलेंट पावर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एबिलिटी थी। उसका बॉडी काफी अच्छी तरह से इवॉल्व हो रहा है। एक्सक्विजिट, मुझे लगता है कि तुम्हें खुद के लिए एक डिसेंट सिल्कवॉर्म मिला है, बूढ़े आदमी ने कहा। उसने युवा आदमी के परफॉर्मेंस के लिए जेन्युइन सेंस ऑफ अप्रिशिएशन के साथ वीर को देखा। वीर का अटैक बहुत अच्छा रहा था। जो एल्डर ने दृश्य के बारे में सबसे अधिक एडमायर्ड किया वो ये था कि वीर ने एक्शन करने से पहले क्रीचर को ऑब्जर्व करने के लिए समय लिया था। वह एक रेकलेस मैन नहीं था जिसका बॉडी उसके ब्रेन से तेज ऑपरेट होता था। रेकलेसनेस हमेशा एक बुरी बात नहीं थी। अगर एक वॉरियर समान टियर के किसी से लड़ता था तो लड़ाई आमतौर पर दोनों कॉम्बैटेंट्स के लिए लाइफ और डेथ का मामला होती थी। किसी भी फाइटर को अपनी एक्शंस पर विचार करने में समय बिताने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता था। बॉडी की पहली रिस्पॉन्स आमतौर पर सबसे यूजफुल होती थी, लेकिन उन बग्स की देखभाल करने के लिए उन इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस की आवश्यकता नहीं थी। वीर को इस दिन से पहले स्टार बीटल्स के बारे में कोई आइडिया नहीं था।
उसने एक हिट में एक को मारने से पहले केवल एक पल के लिए उन्हें ऑब्जर्व किया था। वह स्टार बीटल के नर्वस सिस्टम को सेवर करने में कामयाब रहा था। यह मरने से पहले प्रतिक्रिया भी नहीं कर सका, इसलिए स्टार ट्री को हुए डैमेज को कम किया गया था। यही कारण था कि बूढ़े आदमी ने वीर की वास्तव में एडमायर्ड की। लियू ज़ेन इस टेस्ट को शुरू करने से पहले ही स्टार बीटल्स के बारे में सब कुछ जानता था, लेकिन उसके अटैक के मेथड्स अभी भी ऑब्सिनली रफ थे। वो स्टार ट्री को अधिक डैमेज नहीं पहुंचा रहा था, लेकिन वीर की तुलना में वो अपने पीछे बहुत मलबा छोड़ रहा था। वीर ने अधिक स्टार बीटल्स पर अटैक करना शुरू कर दिया। उसने टेलीपोर्टेड किया और अपनी अंडर दी स्काई नाइफ स्किल्स का उपयोग किया। उसके द्वारा कंट्रोल्ड नाइफ सिल्क्स एक सर्जिकल ब्लेड जितने एक्यूरेट थे। उसके स्ट्राइक्स बीटल्स शेल्स के माध्यम से पियर्स करेंगे और उनके मेजर नर्व पाथवेज को सेवर करेंगे। ऐसे प्रेसाइज अटैक्स के तहत हर स्टार बीटल को वापस लड़ने के मौके के बिना मौत हो गई। स्टार बीटल्स एक के बाद एक वीर के सामने गिर रहे थे। वीर एक स्किल्ड सर्जन की तरह था। उसके द्वारा किया गया हर कट एक रेजर की प्रिसिशन रखता था। वह एक भी चूक के बिना 100 स्टार बीटल्स को मारने में सक्षम था। किसी भी बीटल्स के पास विरोध करने का मौका नहीं था। बूढ़ा आदमी शॉक था। एक्सक्विजिट की आंखें वीडियो पर टिकी थी। उसका मन भी वीर के मन से जुड़ा हुआ था, और ऐसा था जैसे वो वीर के साथ थी। उन स्टार बीटल्स को ठीक तभी और वही मार रही थी। वह एक सिल्कवॉर्म होने का बेनिफिट था। वह एक बॉन्ड साझा कर सकती थी और अपने सिल्कवॉर्म के रूप में समान चीजें महसूस कर सकती थी, जिससे वह सीख रही थी और कुछ ऐसा अनुभव कर रही थी जिससे वो परिचित नहीं थी। ये उसके लिए भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस थी। जैसे ही वीर किंग क्लास से डिफाइड या उससे भी आगे बढ़ता, एक्सक्विजिट उसके साथ लेवल अप नहीं होगी। हालांकि वो उसकी एवोल्यूशन प्रोसेस को महसूस करेगी जैसे कि ये उसके साथ हो रहा था। इसलिए जब वह डिफाइड बन जाएगी तो उसके पास वह सारा एक्सपीरियंस होगा। ऐसा था जैसे वो पुनर्जन्म ले रही थी और उसे गलत पाथ पर जाने की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। किंग क्लास स्टार बीटल्स एक्सक्विजिट की तुलना में कुछ भी नहीं थे। वो उन्हें आसानी से मार सकती थी। वीर जितना एक्यूरेट होना और बीटल की नर्व्स को नष्ट करना ताकि वह संघर्ष भी न कर सके, इसके अतिरिक्त कि वह गलती किए बिना इतने सारे स्टार बीटल्स को मार रहा था। एक्सक्विजिट वही नहीं कर सकती थी। एक्सक्विजिट वीर की रिएक्शंस को महसूस कर सकती थी, और यही वह था जिसने उसे सबसे अधिक शॉक्ड किया। वीर का सिंपल फिंगर अटैक आसान लगा, लेकिन इससे पहले कि उसने ऐसा किया, उसने बहुत सारी प्रिडिक्टिव पावर्स का उपयोग किया। उसने स्ट्राइक करते समय होने वाली हर चीज की गणना की, यहां तक कि एक स्ट्रेट स्ट्राइक के भी उसकी स्पीड और पावर के आधार पर कई पोटेंशियल रैमिफिकेशंस थे। अगर एक्सक्विजिट वीर के सोच को महसूस नहीं कर पाती, तो वो कभी अंदाजा नहीं लगा पाती कि उसके मन में इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस चल रहे थे। इस आदमी की पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये कुछ ऐसा है जिसे तुम शायद ही कभी देखते हो। यहां तक कि हम में से जो वेरी हाई सेंस के साथ है, वे भी इस तरह के इंसैनिटी में सक्षम नहीं है। एक्सक्विजिट की भावनाएं काफी कॉन्फ्लिक्टेड थी। जितना अधिक उसने वीर का अध्ययन किया, उतना ही अधिक उसे विश्वास हुआ कि वह एक स्कैरी पर्सन है। वीर अब ऐसा नहीं लग रहा था कि वह लड़ रहा था। ये ऐसा लग रहा था जैसे वो काम पूरा कर रहा था जिसे पहले ही पूरा हो जाना चाहिए था। उसे अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सब कुछ उसके कंट्रोल में था। वीर के माइंड को साझा करने से एक्सक्विजिट को बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन इसने उसे अब वीर का सामना करने में और भी अधिक कॉन्फ्लिक्टेड महसूस कराया। वेरी हाई खुद से काफी भरे हुए थे, और ये मजबूती से आगे बढ़ा कि उन्होंने अपने सिल्कवॉर्म्स के साथ कैसा व्यवहार किया। मास्टर्स अक्सर हाई एंड माइटी कार्य करते थे। अभी एक्सक्विजिट ठीक इसके विपरीत महसूस कर रही थी। जितना अधिक उसने वीर के बारे में सीखा, उतना ही अधिक उसने सोचा कि वीर उससे अधिक स्कैरियर था। ज़ेनो जेनी एक किंग हंटेड,
स्टार बीटल, जेनोजेनिक जीन फाउंड, ऑब्टेन स्टार बीटल डेविल सोल। वीर ने 100 स्टार बीटल्स को मारने के बाद उसने एक स्टार बीटल डेविल सोल अर्जित किया। उसने अपनी सी ऑफ सोल में देखा और उसने तुरंत नोटिस किया कि स्टार बीटल डेविल सोल एक आर्मर टाइप था। इससे वीर को आश्चर्य नहीं हुआ। उसने अनुमान लगाया था कि स्टार बीटल्स उन्हें देखते ही आर्मर डेविल सोल्स गिरा देंगे। आर्मर डेविल सोल्स बुरे नहीं हैं। जब मैं कॉन्स्टलेशन सी का कंट्रोल लेता हूं तो मैं एक ह्यूमन आर्मी बना सकता हूं। उस पॉइंट पर इस तरह के डेविल सोल्स निश्चित रूप से अपना वर्थ साबित करेंगे। वीर ने डेविल सोल आर्मो में सजे एक ह्यूमन आर्मी के बारे में सोचा। ये एक शॉकिंग साइट होगा। ये बहुत अच्छा होगा अगर ग्रैब करने के लिए एक डीफाइड क्लास स्टार बीटल डेविल सोल हो। वीर ने खुद से सोचा। यह केवल एक रैंडम थॉट था। बेशक उसने नहीं सोचा था कि उसे वास्तव में एक डीफाइड स्टार बीटल से लड़ना होगा, क्योंकि बूढ़े आदमी ने कहा था कि उसे जीन ट्रेजर्स का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसके पास अभी तक अकेले एक डीफाइड जेनोजेनिक को मारने के लिए पर्याप्त पावर नहीं थी। वीर ट्री के चारों ओर उड़ता रहा, मारने के लिए अधिक स्टार बीटल्स की तलाश कर रहा था। उसने अंततः अपने कान में एक बजिंग नॉइज सुना। आवाज ऊपर से आती हुई लग रही थी। वीर ने अपना सिर उठाया और लीव्स के बीच के गैप से झांका। वहां उसने स्टार बीटल्स का एक पूरा गुच्छा स्काई से नीचे उतरते हुए देखा। वे सभी स्टार ट्री पर आ रहे थे। स्टार बीटल्स के लीडर का बॉडी आईसी जेड जैसा दिखता था। यह एक नीली रोशनी के साथ चमकता था, जो एक सुंदर दृश्य था। स्कैरी प्रेजेंस ने भी उसकी पहचान साबित कर दी। वह एक डीफाइड स्टार बीटल था। यह बिल्कुल वही है जो मैं चाहता था, लेकिन यह सही समय नहीं है। मैं लड़ने के लिए डेविल सोल्स का उपयोग नहीं कर सकता। मुझे इससे लड़ने के लिए अपनी पावर का उपयोग करना होगा, लेकिन मुझे डर है कि एक डीफाइड स्टार बीटल को हराने के लिए वह पर्याप्त नहीं होगा। वीर इस सबसे हालिया विकास से परेशान था। स्टार बीटल्स फिजिकल रीइंफोर्समेंट में बहुत अच्छे थे, यहां तक कि एक प्रिमिटिव डीफाइड बीटल का शेल भी अधिकांश प्रिमिटिव डीफाइड्स की तुलना में काफी कठिन होगा। भले ही वीर अपने पीकॉक सोल रोब या अपने 6 कोर स्नेक बो का उपयोग कर सकता था, उस शेल के माध्यम से पंचिंग कोई छोटा काम नहीं होगा। इसके अलावा एक अतिरिक्त तथ्य था कि वह अभी उन टूल्स का उपयोग नहीं कर सकता था। एक डीफाइड स्टार बीटल से निपटने के बारे में सोचो भी मत। तुम अपने स्टार फ्रूट को पाने के लिए किंग क्लास स्टार बीटल्स के साथ चिपके रहने में बेहतर हो। वीर ने मारने के लिए स्टार बीटल्स की तलाश जारी रखी। वो नहीं जानता था कि स्टार बीटल्स कहां से उड़कर आए थे, लेकिन वे वास्तव में बहुत थे। वीर को चिंता थी कि ट्री के पास उसके मारने के लिए 1000 स्टार बीटल्स नहीं हो सकते हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि ट्री पर कम से कम 10,000 स्टार बीटल्स उतर रहे थे। जब स्टार बीटल स्वार्म ट्री तक पहुंचा तो वे फैल गए और इसके लीव्स, ब्रांचेस और फ्रूट पर उतर गए। उनके तेज टीथ ने स्टार ट्री पर नॉ करना शुरू कर दिया, और जबकि स्टार ट्री बहुत कठिन था, उनके टीथ छाल में निशान छोड़ने के लिए पर्याप्त तेज और कठिन थे। अब यह कोई बड़ी बात नहीं लगी, लेकिन अगर वे हर दिन ट्री को इस तरह चबाते रहे तो ट्री के गिरने में समय की बात होगी। वीर ने उन सभी को मारना जारी रखा जो वह कर सकता था। उसने कई स्टार बीटल्स को मार डाला और 3 या 4 घंटों में उसने उनमें से 500 को गिरा दिया था। उसने 3 डेविल सोल्स भी अर्जित किए थे। ऐसा लगता है कि मैं टाइमर समाप्त होने से पहले 2000 स्टार बीटल्स को मारने में सक्षम होना चाहिए। इसका मतलब है कि मैं 20 स्टार फ्रूट्स ग्रैब करने में सक्षम हो जाऊंगा। लेकिन स्टार फ्रूट्स इतने बड़े हैं, मैं उन्हें कैसे गाड़ी में ले जाऊंगा? जैसे ही वीर ने इस कॉनंड्रम पर विचार किया, उसे अपनी पीठ के पास कुछ ठंडा अप्रोचिंग महसूस हुआ। वह तुरंत टेलीपोर्टेड हो गया। उसके टेलीपोर्टेड होने के बाद डीफाइड स्टार बीटल उसकी पुरानी पोजीशन तक पहुंचा। यह एक ब्रांच पर उतरा और इसकी छोटी नीली आंखों ने नए सिरे से रीपोजिशन्ड वीर को देखा। ओह नहीं,
ये आदमी यहां क्यों आया? वीर ने जानबूझकर डीफाइड स्टार बीटल से बचाव किया था जब वह ट्री से नीचे चला गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि पावरफुल बीटल उसके पीछे आएगा और एक स्नीक अटैक का प्रयास करेगा। वीर के पास इसके बारे में सोचने का अधिक समय नहीं था। डीफाइड स्टार बीटल उस पर फिर से अटैक कर रहा था। उसका नीला बॉडी लाइटनिंग बन गया जिसने वीर तक पहुंचने के लिए अपना रास्ता ज़ैप किया। वीर केवल स्पीड के साथ बीटल के चार्ज को डॉज करने के लिए पर्याप्त तेज नहीं था। वो फिर से टेलीपोर्टेड हो गया। उसने अपने और डीफाइड स्टार बीटल के बीच कुछ दूरी बनाई। उसने वहां भी नहीं रुका। वह अपने अटैकर से और भी दूर होने के लिए फिर से टेलीपोर्टेड हुआ। लेकिन डीफाइड स्टार बीटल वीर को हुक से दूर जाने देने के लिए उत्सुक नहीं था। उसने उसे अटैक करने की कोशिश करने के लिए अपनी नीली रोशनी का उपयोग करना जारी रखा और वीर के टेलीपोर्टेशन स्किल्स उसे पर्याप्त दूर नहीं ले जा रहे थे। वह स्टार बीटल को हिला नहीं सका। हर बार जब वीर एक फ्रेश टेलीपोर्टेशन से दिखाई दिया तो स्टार बीटल एक बीम ऑफ ब्लू लाइट की तरह उसके लिए आ रहा था। वीर के पास टेलीपोर्टिंग जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसके पास अब स्टार बीटल्स को मारना जारी रखने के लिए पर्याप्त समय नहीं था, क्योंकि उसका ध्यान उसके नए डीफाइड फो से निपटने पर टिका था। वीर भौहें सिकोड़ने के अलावा नहीं रह सका, क्योंकि उसे डीफाइड स्टार बीटल द्वारा परस्यू किया जा रहा था। वह एवरेज स्टार बीटल्स को मारने के किसी भी मौके से चूक रहा था। अगर उसने 1000 बीटल्स को नहीं मारा तो उसे श्योर नहीं था कि बूढ़ा आदमी उसे स्टार फ्रूट एकत्रित करने की अनुमति देगा। वियर्ड, यह डीफाइड स्टार बीटल मुझे क्यों नहीं जाने देगा? वीर भौहें सिकोड़ी। यह क्रीचर उस पर अटैक करने के लिए बहुत ड्रिवन लगा। यह बहुत स्ट्रेंज है। यह डीफाइड स्टार बीटल वीर का पीछा क्यों कर रहा है? एक्सक्विजिट भी कंफ्यूज थी। स्टार बीटल्स बहुत इंटेलिजेंट नहीं थे और स्टार ट्री को ढूंढना भी क्रीचर्स के लिए इंस्टिंक्ट का मामला था। अगर उनकी इंटेलिजेंस उच्च होती तो वे बूढ़े आदमी को ट्री के नीचे बैठे देखते ही भाग जाते। लियू ज़ेन ने खुद से हंसा। जिस पल स्टार बीटल्स उतरे, उसने और वीर दोनों ने उन्हें देखा। डीफाइड बीटल को देखने के बाद उसके मन में एक आइडिया हैच हुआ। उसके पास स्टार बीटल को कंट्रोल करने की पावर नहीं थी, लेकिन उसे डीफाइड को कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं थी। उसे बस क्रीचर को एक टारगेट देने की आवश्यकता थी। वीर स्टार बीटल्स का शिकार कर रहा था और डेड बीटल्स की प्रेजेंस की विस्प्स उसके बॉडी से चिपकी होंगी। लियू ज़ेन ने केवल एक सीक्रेट ट्रिक का उपयोग किया ताकि डीफाइड स्टार बीटल एक्सटर्मिनेटिंग वीर की प्रेजेंस को सूंघ सके। इसने डीफाइड फील्ड को विशेष रूप से वीर की ओर खींचा। इस डीफाइड स्टार बीटल के अपीयरेंस ने मुझे बहुत परेशानी से बचाया है। मुझे अभी भी उसे वो सबक सिखाने की आवश्यकता है। आखिरकार मुझे ये खुद भी नहीं करना पड़ा। लियू ज़ेन ने वीर पर ध्यान केंद्रित करना बंद कर दिया और उसने अपना ध्यान किंग क्लास स्टार बीटल्स को मारने पर वापस कर दिया। भले ही वीर डीफाइड स्टार बीटल के अटैक से भागने में सक्षम था, उसके पास अब किंग क्लास स्टार बीटल्स को मारने का समय नहीं होगा। वह 1000 स्टार बीटल किल्स को प्राप्त नहीं करेगा, जो उसे कोई भी स्टार फ्रूट्स अर्जित करने से रोकेगा। बूढ़े आदमी ने आंखें छोटी की, लेकिन उसका चेहरा नहीं बदला। लियू ज़ेन की ट्रिक गुप्त रूप से की गई थी, लेकिन यह उसके ध्यान से बच नहीं पाई थी। फिर भी बूढ़े आदमी ने कुछ नहीं कहा। उसने दो लड़कों के बीच एक ग्राज के बारे में बहुत कम परवाह की। उसे केवल किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो प्रभावी ढंग से स्टार ट्री की रक्षा कर सके। फिलहाल लियू ज़ेन का परफॉर्मेंस बुरा नहीं था। उसकी एबिलिटीज समान क्लास के अन्य लोगों की तुलना में उच्च थी। वह स्टार ट्री का गार्डियन लेबल होने से खिसक सकता था। उसने वीर पर जिस ट्रिक का उपयोग किया था वो अनफेयर था, लेकिन यह उसकी पावर को साबित करने का एक और तरीका भी था। वीर जानता था कि चीजें इस तरह जारी नहीं रह सकती। उसके पास अन्य स्टार बीटल्स को मारने का समय नहीं था, इसलिए अगर यह जारी रहा तो वह टेस्ट में फेल हो जाएगा।
ऐसा लगता है कि मैं इससे छुटकारा नहीं पा सकता। उस केस में मैं बस इसे इग्नोर करूंगा। वीर का ब्रेन तेजी से घूम रहा था। एक्सक्विजिट वीर के बारे में चिंतित थी, लेकिन उसने जो अगला किया उसने एक्सक्विजिट को और भी शॉक्ड कर दिया। अभी भी डीफाइड स्टार बीटल द्वारा पीछा किए जा रहे वीर ने अगले अटैक से बचाव किया, फिर एक किंग क्लास स्टार बीटल की ओर बढ़ा। दूसरों के पर्सपेक्टिव से यह एक कोइंसिडेंस की तरह लग सकता था। ऐसा लगेगा कि जब वीर डॉज्ड हुआ तो वह किंग क्लास स्टार बीटल से टकराया और डीफाइड स्टार बीटल के अगले अटैक से दूर टेलीपोर्टिंग करने से पहले रैंडमली उसे मार दिया। यह सब इतनी आसानी से हुआ। यह एक ग्रैंड मूव की तरह था जो एक कोइंसिडेंस जैसा दिखने लगा, लेकिन एक्सक्विजिट स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि वीर क्या सोच रहा था। यह एक कोइंसिडेंस नहीं था। वीर अपनी हर मूव की प्लानिंग कर रहा था। इस हाई स्पीड चेस में वीर के पास अभी भी यह सब प्लान करने की पावर थी। एक्सक्विजिट उसकी मेथड्स को जानती थी, लेकिन अगर वह उसकी जगह पर होती तो उसे नहीं लगता कि वह इसे खींच सकती थी। बूढ़े आदमी ने जैसे ही उसने वीर का नवीनतम परफॉर्मेंस देखा, स्टन लग रहा था। डीफाइड स्टार बीटल के निरंतर परसुएट के तहत वीर ने एक और किंग क्लास स्टार बीटल को गिरा दिया। यह पहले जैसा ही था और उतना ही प्रिसाइज। डीफाइड स्टार बीटल के अटैक्स उसे सिग्निफिकेंट रूप से परेशान नहीं कर रहे थे और उसने अपने अटैक्स की सर्जिकल प्रिसिशन बनाए रखी। किंग क्लास स्टार बीटल्स को भी वापस लड़ने का मौका नहीं मिला, इसलिए वे स्टार ट्री को डैमेज नहीं पहुंचा सके। वो इतना युवा है और फिर भी वो इतना शांत है। वो घबराया नहीं है और उसने अपनी क्षमताओं के सर्वोत्तम पर वो सब करना जारी रखा है जो उसने प्लान किया है। ये क्रिस्टल लाइसा वास्तव में एक जीनियस है। तुमने एक ट्रिमेंडस सिल्कवॉर्म चुना, बूढ़े आदमी ने अचानक एक्सक्विजिट से कहा। जैसे ही लियू जेन स्टार बीटल्स को मार रहा था, वो कभी कभार डीफाइड स्टार बीटल की दहाड़ सुनता था। बुरा नहीं है, वो इतने लंबे समय तक अटका रहा है, लेकिन उसने स्टार ट्री से भागने की कोशिश क्यों नहीं की है? लियू जेन ने लापरवाही से खुद से बुदबुदाया। उसने वीर की दिशा में झलक देखी, लेकिन उसकी ओर नहीं गया। डीफाइड स्टार बीटल वीर का पीछा कर रहा था क्योंकि लियू जेन ने उसके चारों ओर मौत की प्रेजेंस को बढ़ाया था। हालांकि लियू जेन ने खुद भी कई स्टार बीटल्स को मारा था। डीफाइड स्टार बीटल उसे भी सूंघ सकता था। सौभाग्य से लियू जेन बहुत दूर था और वह अपने चारों ओर मौत की दुर्गंध को दबाने के लिए एक सीक्रेट स्किल का उपयोग कर रहा था। अगर वह करीब होता तो एक संभावना थी कि डीफाइड स्टार बीटल उस पर अपने साथियों की मौत की प्रेजेंस को महसूस कर सकता था और इसके बजाय उसके पीछे जा सकता था। इसलिए लियू जेन ट्री के वीर के पार्ट से दूर रहा। वो नहीं जानता था कि स्टार बीटल्स को मारने से वीर को रोके रखने की उसकी योजना वास्तव में बहुत अच्छी तरह से काम नहीं कर रही थी। वीर ने डीफाइड स्टार बीटल के अटैक से बचाव करना जारी रखा और इस दौरान उसने किंग क्लास स्टार बीटल्स को मारना जारी रखा। वो उन्हें लियू जेन से तेज गिरा रहा था। ट्री की बाउस के नीचे बूढ़े आदमी ने आश्चर्य में ऊपर घूरकर देखा। डीफाइड स्टार बीटल एक अश्लील समय के लिए वीर का पीछा कर रहा था, लगातार अटैक कर रहा था, लेकिन फिर भी ट्री को नुकसान का एक भी धब्बा नहीं पहुंचाया गया था। स्पष्ट रूप से यह इसलिए था क्योंकि वीर क्रीचर को काफी ध्यान से गाइड कर रहा था। अन्यथा डीफाइड स्टार बीटल के किसी भी अटैक्स ने स्टार ट्री को मारा होता और उसे क्षतिग्रस्त कर दिया होता। वो बहुत अद्वितीय है। बूढ़े आदमी ने वीर की और भी अधिक कॉम्प्लीमेंटेड की। हालांकि लियू जेन बहुत अच्छा था, वीर की तुलना में एल्डर ने सोचा कि वह किनारों के आसपास थोड़ा रफ था। ऐसा नहीं था कि वीर मजबूत था, लेकिन उसके परफॉर्मेंस में एक फिनेसी था जिसने उसे अपने अपोनेंट से बहुत ऊपर रखा। वीर पावर के मामले में लियू जेन से अधिक आउटक्लास्ड नहीं हुआ होगा, लेकिन जिस तरह से वीर ने इस प्रॉब्लम से निपटा वह आउटस्टैंडिंग था। लियू जेन समान सर्कमस्टांसेस में लगभग उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था।
एक्सक्विजिट, क्या मैं तुम्हारा सिल्कवॉर्म उधार ले सकता हूं? निर्धारित दिन लगभग समाप्त हो गया था जब बूढ़े आदमी ने एक्सक्विजिट से एक गंभीर सवाल पूछा। आपका क्या मतलब है, अंकल? एक्सक्विजिट को एल्डर का क्या मतलब था? इसका एक आभास था, लेकिन संभावना रियलिस्टिक नहीं लगी। मैं चाहूंगा कि वह 1 साल मेरे लिए स्टार ट्री की गार्डिंग करे। अगर मैं 1 साल में वापस नहीं आता, तो तुम दोनों मेरी वापसी तक ट्री का ऑनरशिप ले सकते हो। बूढ़े आदमी ने गंभीरता से कहा। एक्सक्विजिट ने उसे घूर कर देखा। वो विश्वास नहीं कर सकती थी कि बूढ़े आदमी ने यह निर्णय लिया था। एक सिल्कवॉर्म को एक स्टार ट्री की गार्डिंग करने की अनुमति देना, या यहां तक कि इसका आधा प्राप्त करना, कुछ ऐसा था जो वेरी हाई के बीच पहले कभी नहीं हुआ था। अंकल, क्या आप निश्चित हैं कि आप चाहते हैं कि वह स्टार ट्री की देखभाल करे? एक्सक्विजिट अपने कानों पर विश्वास नहीं कर सकती थी, और इसलिए उसे 2 बार जांच करनी पड़ी। हाँ, मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है। वो वास्तव में इसके लिए सबसे अच्छा चॉइस है। क्या तुम उसे 1 साल के लिए यहां रहने देने को तैयार हो? बूढ़े आदमी ने निश्चितता के साथ जवाब दिया। अगर आपने वास्तव में ये निर्णय लिया है, तो मैं वह चाहूंगी। एक्सक्विजिट हकलाया। घटनाओं के इस स्ट्रेंज मोड़ का क्या अर्थ निकाला जाए? असुरक्षित। वीर एक सिल्कवॉर्म था। उसे संसाधनों को एकत्रित करने में उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन अब वीर को स्टार ट्री पर अथॉरिटी दी गई थी, और अगर एल्डर 1 साल में वापस नहीं आया, तो वीर और एक्सक्विजिट को स्टार ट्री का कंट्रोल पूरी तरह से लेने की अनुमति दी जाएगी। आधा और आधा। एक्सक्विजिट के लिए स्टार ट्री ने अविश्वसनीय धन का प्रतिनिधित्व किया। आउटर स्काई संसाधनों में समृद्ध था, लेकिन ये एक बहुत खतरनाक जगह थी। वेरी हाई के नियमों के साथ उसके पास एक सिल्कवॉर्म मिलने के बाद उसे अपने दम पर संसाधनों को इकट्ठा करना पड़ा। संसाधनों को एकत्रित करना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। हालांकि स्टार ट्री अलग था। तुम्हें बस फल चुनना था। अंदर के जेनोजेनिक्स वाइल्ड्स में पाए जाने वाले डीफाइड जेनोजेनिक्स जितने खतरनाक नहीं थे। समय सीमा पास आ गई। वीर की टेलीपोर्टेशन डिस्टेंस बहुत छोटी होने के कारण वह ट्री के बेस पर सीधे वापस जाने में असमर्थ था। इसलिए वह समय पर बूढ़े आदमी तक पहुंचने के लिए 1 घंटा पहले ट्री छोड़ दिया। डीफाइड स्टार बीटल ने वीर के जाने के बाद उसका पीछा करना बंद कर दिया। वह स्टार ट्री को छोड़ना नहीं चाहता था। लियू ज़ेन ने अब डीफाइड स्टार बीटल को नहीं सुना, इसलिए वह जानता था कि वीर आखिरकार चला गया है। अब तक अटके रहने का क्या मतलब था? उसने दिन के अधिकांश समय के लिए खुद को एक डीफाइड जेनोजेनिक द्वारा पीछा करने दिया। कोई रास्ता नहीं है कि उसने वास्तव में एल्डर का टेस्ट पूरा कर लिया हो। लियू ज़ेन ने कहा जैसे ही उसने स्टार बीटल्स को मारना जारी रखा। 1 घंटे के बाद जब समय समाप्त हो गया, तो वह बूढ़े आदमी के पास वापस टेलीपोर्टेड हो गया। क्योंकि वीर वापस उड़ रहा था, वो लियू ज़ेन के समान समय पर एल्डर तक पहुंचा। अंकल, मैंने 2416 किंग क्लास स्टार बीटल्स को मारा। क्या मैं टेस्ट में पास हो गया? लियू ज़ेन ने बूढ़े आदमी के सामने झुका। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और कहा, लिटिल क्रूक ने अपने स्टूडेंट को अच्छी तरह से सिखाया, ऐसा लगता है। हालांकि तुमने वेरी हाई सेंस का अभ्यास नहीं किया है। तुम्हारी पावर उन लोगों से बुरी नहीं है जो करते हैं। यह सुनकर लियू ज़ेन उत्सव से भर गया। इस तरह के एक एल्डर द्वारा कॉम्प्लीमेंटेड होना कुछ ऐसा था जिससे बहुत खुश होना चाहिए, खासकर लियू ज़ेन के लिए। इसके अलावा एल्डर अपने विशेष परफॉर्मेंस से बहुत संतुष्ट लग रहा था। लियू ज़ेन को अब यकीन था कि वह स्टार ट्री की गार्डियनशिप संभाल रहा होगा। मुझे पता था कि यह होना चाहिए था। मैं वास्तव में हमेशा सबसे अच्छा चॉइस था। अन्यथा मेरे टीचर ने यह सिफारिश नहीं की होगी कि मैं यहां आऊं और आपको दिखाऊं कि मेरे पास क्या है। लियू ज़ेन ने एक चौड़ी, घिनौनी तरह से आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ कहा। बूढ़े आदमी ने विराम लिया और फिर उसने कहा, लेकिन
मुझे पहले ही स्टार ट्री की देखभाल करने के लिए कोई मिल गया है। कृपया लिटिल क्रुक को उसकी सहायता के लिए मेरा धन्यवाद पहुंचाएं। लियू ज़ेन कुछ पल पहले सुपर कॉकी महसूस कर रहा था, लेकिन यह सुनकर उसने सोचा कि उसके कानों में कुछ गलत है। उसने बूढ़े आदमी को गलत सुना होगा। अंकल, आपने कहा कि आपको पहले ही स्टार ट्री की देखभाल करने के लिए कोई मिल गया है। लियू ज़ेन ने यह पूछने में झिझका, लेकिन उसने फिर भी किया। वह जानता था कि एक एल्डर से सवाल करना बुरा फॉर्म था, लेकिन लियू ज़ेन पूरी तरह से हार गया था। अगर एल्डर ने पहले ही किसी को सिलेक्टेड कर लिया था, तो वह इस टेस्ट के गीत और नृत्य से क्यों परेशान होगा? यह पुनरावलोकन में व्यर्थ लगा। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। अपनी पुरानी खुरदरी आवाज में उसने कहा, वास्तव में मुझे कोई ऐसा मिल गया है जो स्टार ट्री की देखभाल करने के लिए अधिक उपयुक्त है। मैं तुम्हें असुविधा के लिए माफी मांगता हूं, लेकिन तुम बाहर निकलते समय अपने साथ 10 स्टार फ्रूट्स ले जाने के लिए स्वतंत्र महसूस कर सकते हो। वह मेरे लिए तुम्हें माफी होगी। एक एल्डर के रूप में तुम्हें कुछ भी नहीं के लिए यहां बुलाने के लिए। तुम मुझे यहां कुछ भी नहीं के लिए लाए थे। लियू ज़ेन नहीं जानता था कि कैसे प्रतिक्रिया की जाए। इसका उस व्यक्ति से क्या लेना देना था जिसे उसने सिलेक्टेड किया था। बूढ़े आदमी ने फिर वापस आते वीर की ओर इशारा किया और कहा, मैंने निर्णय लिया है कि वह वही होगा जो स्टार ट्री का प्रभारी होगा। क्या वह? लियू ज़ेन ने पूरी तरह से अविश्वास की नजर से वीर को देखा। जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद वो विश्वास नहीं कर सकता था कि वीर वह था जिसे चुना जा रहा था। एल्डर ने स्टार ट्री के कैटेकर बनने के लिए उसके ऊपर एक मियर सिल्कवॉर्म को सिलेक्टेड किया था, और उसके ऊपर वीर ने एल्डर द्वारा दिए गए टास्क को पूरा भी नहीं किया था। लियू ज़ेन ने सोचा कि वीर ने 1000 किंग क्लास स्टार बीटल्स को नहीं मारा था। कोई रास्ता नहीं था कि उसने मिशन पूरा कर लिया हो। हां, बूढ़ा आदमी जानता था कि लियू ज़ेन क्या सोच रहा था। एक संक्षिप्त विराम के बाद उसने कहा, वीर ने तुमसे बेहतर काम किया, इसलिए वो स्टार ट्री की देखभाल के लिए अधिक उपयुक्त है। ये असंभव है। मैं शर्त लगाता हूं कि उसने 1000 किंग स्टार बीटल्स भी नहीं मारे। आप ये दावा कैसे कर सकते हैं कि उसने मुझसे बेहतर काम किया? लियू ज़ेन ने मांग की। वो बस विश्वास नहीं कर सकता था। वह जानता था कि वीर का पूरा समय एक डीफाइड स्टार बीटल द्वारा पीछा किया जा रहा था। कोई रास्ता नहीं था कि वह अभी भी वेरी हाई में से एक से बेहतर काम कर सकता था। जाओ देखो, तुम अपने लिए पता लगा सकते हो। समझाने के बजाय बूढ़े आदमी ने पेड़ की ओर एब्सेंटली इशारा किया। लियू ज़ेन को इस जॉब के लिए एक रिकमेंडेशन मिला था। बूढ़े आदमी ने वास्तव में लियू ज़ेन की पर्सनल फीलिंग्स की परवाह नहीं की, लेकिन वह अभी भी युवा आदमी पर एक एक्सप्लेनेशन का कर्जदार था। अन्यथा अन्य लोग चॉइस पर सवाल उठाएंगे। वीर ठीक से जॉब अर्जित नहीं करेगा और लोग दिन की घटनाओं के बारे में बुरा बोलेंगे। अपने लिए जाकर देखने के बजाय लियू ज़ेन बस वीर की ओर मुड़ा। तुमने कितने किंग स्टार बीटल्स मारे? 3614 है। वीर ने जवाब दिया। असंभव। तुम्हारा एक डीफाइड स्टार बीटल द्वारा पीछा किया जा रहा था। भले ही तुम नहीं थे, तुम इतने कम समय में इतने सारे स्टार बीटल्स को नहीं मार सकते थे। लियू ज़ेन की आंखें अविश्वास से भरी थी, क्योंकि उन्हें लड़ते समय स्टार ट्री को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं थी। वे एरिया ऑफ इफेक्ट वाले जीन आर्ट्स का उपयोग नहीं कर सकते थे। उन्हें बहुत ध्यान से बीटल्स को एक एक करके मारना पड़ा। एक सिंगल डे में 2000 को मारना अपने आप में एक शॉकिंग सम था, लेकिन वीर ने 3614 मारने का दावा किया। वह डीफाइड्स के लिए ही आरक्षित टैली की तरह था। उसके लिए इसे हासिल करना असंभव होना चाहिए था, और वीर को ट्रैवलिंग में अतिरिक्त समय बिताना पड़ा। इसलिए उसने फीन्स को मारने में एक दिन से कम समय बिताया था। वीर मुस्कुराया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। लियू ज़ेन का चेहरा कठोर हो गया।
वह उस जगह जाने के लिए टेलीपोर्टेड हुआ जहां वीर था। जल्दी से लियू जेन को वीर द्वारा मारे गए स्टार बीटल्स मिले। जब उसने उन्हें पहली बार देखा तो उसने सोचा कि वे जीवित हैं। ऐसा नहीं लगा कि उन्हें कोई डैमेज हुआ है, लेकिन उनकी लाइफ फोर्स सब चली गई थी। वे मर चुके थे। लियू जेन ने भौहें सिकोड़ी। उसने निकटतम स्टार बीटल के बॉडी की जांच की और स्टार बीटल के फोरहेड पर टाइनी वाउंड खोजा। उनके नर्वस सिस्टम्स को सेवर करके उन्हें मारने के लिए एक हित। इस तरह बीटल्स के पास संघर्ष करने का समय नहीं था। वह एक बहुत पावरफुल जीन आर्ट और पावर का एक रिमार्केबल कंट्रोल दोनों है। लियू जेन ने बुदबुदाया, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि वीर 3614 स्टार बीटल्स को मार सकता था। उतने एक्यूरेट जीन आर्ट्स का उपयोग केवल बहुत फेवरेबल कंडीशंस में किया जा सकता था, और एक डीफाइड स्टार बीटल द्वारा पीछा किए जाने के दौरान उस तरह के स्ट्राइक को एक्सिक्यूट करना असंभव होगा। लियू जेन तेजी से उड़ गया। उसने चारों ओर कई स्टार बीटल्स को बिखरे हुए पाया, सभी डेड। ब्रांचेस के पार कई थे, लीव्स के पार कई और थे। वे सभी समान प्रेसाइज हेड वाउंड से मर गए थे। डैमेज को इतनी एक्यूरेसी के साथ पहुंचाया गया था कि लियू जेन निश्चित नहीं था कि अगर उसके पास तैयारी के लिए समय होता तो भी वो वही कर सकता था, और अगर उसका एक डीफाइड फो द्वारा पीछा किया जा रहा था तो वह निश्चित रूप से यह नहीं कर सकता था। थोड़े समय की तलाश के बाद लियू जेन को 3000 स्टार बीटल्स मिले। उसने फिर तलाश बंद करने का फैसला किया। वीर का नंबर सबसे अधिक संभावना सही था, और कोई रास्ता नहीं था कि वीर एल्डर से झूठ बोल सके कि उसने कितने मारे। लेकिन अब लियू जेन को विश्वास था कि वीर ने चीट किया होगा या एक पावरफुल वेपन का उपयोग किया होगा। अगर उसने नहीं किया होता तो कोई रास्ता नहीं था कि वह पीछा किए जाने के दौरान इतने सारे पावरफुल किंग बीटल्स को मार सकता था। वह बूढ़े आदमी के पास वापस टेलीपोर्टेड हुआ। लियू जेन ने उसे झुका और कहा, अंकल, क्या मैं इवेंट का वीडियो देख सकता हूं? जरूर, बूढ़े आदमी ने कंधे उचकाकर कहा। लियू जेन ने टेस्ट का वीडियो खोला। स्क्रीन का एक साइड लियू जेन का टेस्ट चलाता था, जबकि दूसरा वीर की एक रिकॉर्डिंग थी। उसने अपना वीडियो नहीं देखा। उसने वीर पर ध्यान केंद्रित किया। उसने इसे सामान्य स्पीड से 8 गुना पर देखा। जांच कर रहा था कि वीर ने सभी बीटल्स को मारने में कैसे प्रगति की। शुरुआत में लियू जेन वीर के चीटिंग के सबूत ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ देर देखने के बाद लियू जेन का चेहरा धीरे धीरे शौक के एक मास्क में बदल गया। डीफाइड स्टार बीटल के गर्म परसुएट के बावजूद वीर किंग क्लास स्टार बीटल्स का शिकार करना जारी रखने में सक्षम था। हर बार जब उसने एक को मारा तो वह कहीं और चला गया। उसकी प्रोग्रेस फ्लूइड थी, और यह सब प्रकट होते देखने में एक सैटिस्फैक्शन थी। कुछ देर देखने के बाद लियू जेन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जिस तरह से वीर ने अपने दुश्मनों को मारा वो वेयर्ड था, लेकिन उसने चीट नहीं किया था। वीर ने डीफाइड स्टार बीटल के साथ एक डॉल की तरह व्यवहार किया था, जैसे कि यह स्ट्रिंग्स पर एक पपेट से अधिक नहीं था। वीर उसे बाय लोड करता था और वह बाय चला जाता था। उसने उसे दाएं लोड किया और वह दाएं चला गया। ये एक पपी डॉग की तरह उसका पीछा करता था। लेकिन लियू जेन जानता था कि डीफाइड स्टार बीटल कोई पपी नहीं था। यह एक स्किल्ड और डेंजरस फाइटर था। भले ही उसने एक डीफाइड ट्रेजर का उपयोग किया हो, लियू जेन को नहीं लगा कि वह इसे आसानी से मार सकता है। वीर ने कोई ट्रेजर्स का उपयोग नहीं किया था, और वह अभी भी डीफाइड स्टार बीटल को एक फिडल की तरह प्ले करने में सक्षम था। लियू जेन हार गया था। जिस तरह से वीर ने अपने सराउंडिंग्स को कंट्रोल किया वो वेरी हाई सेंस का उपयोग करने वाले एक डीफाइड की धुंधली याद दिलाता था। फिर भी ये अलग लगा। क्या तुमने वेरी हाई सेंस का अभ्यास किया है? लियू जेन ने वीर से पूछा। वीर ने अपना सिर हिलाया। मैंने कभी वेरी हाई सेंस का अभ्यास नहीं किया है। मैंने स्काई पैलेस के लेजेंडरी नाइफ स्किल अंडर द स्काई का उपयोग किया। एक्सक्विजिट ने सिर हिलाया और कहा, हाँ,
वो अपने अंडर द स्काई के उपयोग के लिए जाना जाता है, चूंकि एक्सक्विजिट ने अभी अभी इसकी पुष्टि की थी। लियू जेन इस पर और संदेह नहीं कर सकता था। वीर एक्सक्विजिट का सिल्कवॉर्म था, इसलिए उसके विचार उससे छिपे नहीं रह सकते थे। लियू जेन बहुत परेशान था। उसने वीर को मारकर कुछ मैनर्स सिखाकर एक सबक सिखाने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने वीर को एक सबक नहीं सिखाया था, और उसके ऊपर सिल्कवॉर्म ने स्टार ट्री की गार्डियनशिप का दावा किया था, एक भूमिका जो पहले लियू जेन के लिए आरक्षित थी। लियू जेन को अब वास्तव में पछतावा हुआ। उसे पछतावा हुआ कि उसने टेस्ट एक साथ करने का सुझाव दिया। अगर उसने इसे धक्का नहीं दिया होता तो उसने ट्री को कंट्रोल करने की अपनी बोली नहीं खोई होती। वीर की बैटल का रीप्ले देखने के बाद लियू जेन ने और कुछ नहीं कहा। उसने बूढ़े आदमी को झुका और चला गया। वो रुकने के लिए बहुत शर्मिंदा था। वे दोनों 9th टियर किंग्स थे। वीर का एक डीफाइड स्टार बीटल द्वारा पीछा किया गया था, और उसने अभी भी लियू जेन की तुलना में 1000 अधिक किंग क्लास स्टार बीटल्स को मारने में कामयाब रहा। इस रिजल्ट ने लियू जेन को कुचल दिया, लेकिन जब लियू जेन गया तो वह अपने साथ वीर का वीडियो ले गया। किसी को नहीं पता था कि उसने इसके साथ क्या करने की योजना बनाई थी। अग्रीमेंट के अनुसार तुम 36 स्टार फ्रूट के साथ शुरुआत कर सकते हो। मैं इसे राउंड अप क्यों न करूं और तुम्हें 40 दूं? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराया और फिर उसने आगे कहा, आज से तुम स्टार ट्री की रक्षा के प्रभारी हो। तुम रिवॉर्ड के रूप में महीने में 10 स्टार फ्रूट्स ले सकते हो। तुम इस महीने के लिए अभी ले सकते हो। तो अभी के लिए तुम अपने साथ 50 स्टार फ्रूट्स ले जा सकते हो। वीर प्रसन्न था। इतने लंबे समय के बाद कुछ इतना अच्छा उसके साथ हुआ था। उसने जल्दी से सहमत हो गया। उसे केवल स्टार ट्री की निगरानी करनी होगी और कुछ बग्स को मारना होगा। इससे उसे महीने में 10 स्टार फ्रूट मिलेंगे। ये इजी मनी था, और स्टार बीटल्स को मारने से रिवॉर्ड का एक रूप भी मिला। एक्सक्विजिट ने उसे स्टार फ्रूट लेने का मेथड समझाया। वीर शुरू करने का इंतजार नहीं कर सका। वो स्टार फ्रूट्स की ओर ऊपर उड़ गया जो सन्स की तरह दिखते थे। स्टार फ्रूट एक एस्टेरॉयड जैसा था, लेकिन वह सिर्फ उसका आउटर शेल था। फल का कोर लगभग उतना विशाल नहीं था। अंदर सभी प्रकार के जेनोजेनिक्स ब्रेड थे। प्रत्येक फ्रूट में अलग अलग जेनोजेनिक्स शामिल थे। किमदंती के अनुसार स्टार ट्री यूनिवर्स की एक शैडो थी। स्टार फ्रूट यूनिवर्स के स्टार्स का प्रतिनिधित्व करते थे, इसलिए प्रत्येक स्टार फ्रूट में जेनोजेनिक्स थे जो उस स्टार सिस्टम के लिए विशिष्ट थे जिसका फ्रूट ने प्रतिनिधित्व किया था। इस प्रकार एक सिंगल ट्री से स्टार फ्रूट कई अलग अलग प्रकार के जेनोजेनिक्स का उत्पादन कर सकता था। बेशक वो सिर्फ एक किंवदंती थी। वास्तविकता में ट्री थोड़ा अलग तरीके से काम करती थी, लेकिन स्टार फ्रूट वास्तव में अलग अलग प्रकार के जेनोजेनिक्स का उत्पादन करता था, और वे कम से कम किंग क्लास के थे। आउटर स्काई एक अमेजिंग प्लेस है। अगर ये स्टार ट्री सामान्य जीन यूनिवर्स के भीतर मौजूद होता तो ये पूरे यूनिवर्स को युद्ध में फेंक देता। कोई आश्चर्य नहीं कि वेरी हाई कभी भी एक्सट्रीम किंग की तरह संसाधनों के लिए कुछ भी नहीं मांगते या लड़ते हैं। आउटर स्काई में भले ही उनकी रेस में केवल कुछ 100 लोग हैं, उनके संसाधन सीमिंगली इन्फिनिट है। उसके बारे में सोचने के बाद वीर को अचानक एहसास हुआ, आउटर स्काई रियल वर्ल्ड और एंटी मटीरियल वर्ल्ड के बीच है। क्या यह जोन इंडिपेंडेंट है? अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि कुछ 100 वेरी हाई एक होल डायमेंशन के संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। वो बहुत औसम है। इसके अलावा आउटर स्काई में वह अंडरवर्ल्ड लेक है जो एंटी मटीरियल वर्ल्ड से जुड़ता है। वे रियल वर्ल्ड से जुड़े रहने के दौरान एंटी मटीरियल रिसोर्सेज प्राप्त कर सकते हैं। यह सजेस्ट करता है कि वेरी हाई के कनेक्शंस सभी 3 वर्ल्ड से हैं। उससे बेहतर क्या हो सकता है? लेकिन यह वीर से संबंधित नहीं था। वीर अधिक समय तक नहीं उड़ रहा था जब एक्सक्विजिट बार्बी के साथ उसकी ओर टेलीपोर्टेड हुई। तुम कब तक उड़ते रहोगे? मुझे तुम्हें वहां ले जाने दो।
एक्सक्विजिट ने वीर के शोल्डर पर एक हाथ रखा और उसे ट्री के टॉप पर टेलीपोर्टेड किया। वीर पास के हर एक स्टार फ्रूट को देखते हुए ध्यान से फ्रूट का अपना चॉइस बनाया। एक्सक्विजिट ने उसे बताया कि स्टार फ्रूट वास्तव में पकते नहीं थे, लेकिन अंदर बढ़ने वाले जेनोजेनिक्स बढ़ने पर शेल को गहरा लाल कर देंगे। अगर किसी ने इससे पहले एक स्टार फ्रूट चुना तो जेनोजेनिक्स पूरी तरह से बढ़े नहीं होंगे। अंदर के क्रीचर्स लो लेवल के होंगे। मुझे कुछ चुनने दो और अपनी किस्मत आजमाने दो। वीर यह नहीं बता सकता था कि स्टार फ्रूट्स में कौन से जेनोजेनिक्स थे, इसलिए उसे ध्यान से चुनने की आवश्यकता नहीं थी। उसने पास का एक स्टार फ्रूट ढूंढा और उसकी ओर उड़ गया। उस स्टार फ्रूट का शेल पहले से ही गहरा लाल था। यह एक सेटिंग सन जैसा लग रहा था, जिसका प्रकाश अभी भी देखा जा सकता था क्योंकि यह हराइजन के नीचे फिसल गया था। स्टार फ्रूट फायर के एक ऑब की तरह लाल था। वीर उस जगह उड़ गया जहां ब्रांच स्टार फ्रूट से जुड़ा था। एक्सक्विजिट द्वारा उसे दिए गए इंस्ट्रक्शंस का पालन करते हुए उसने अपना हाथ उसके खिलाफ दबाया और फिर जायंट स्टार फ्रूट ब्रांच से गिर गया। जो स्टार फ्रूट गिरा वो तेजी से गिर रहा था। हालांकि इसमें मास और ग्रेविटी की फीलिंग नहीं थी जिसकी वीर ने उम्मीद की थी। यह वास्तव में बहुत हल्का था। जैसे ही स्टार फ्रूट गिरा, गहरा लाल शेल पिघलना शुरू हो गया। यह एक जायंट फायरबॉल जैसा लग रहा था जो गुस्से से जल रहा था। जैसे ही यह गया, अपने आप की लेयर्स को स्लफिंग ऑफ कर रहा था। हालांकि स्टार फ्रूट ने एनर्जी जारी नहीं की जैसा कि आप एक फायरबॉल से उम्मीद करेंगे। इसमें केवल एक सेकंड लगा और जायंट स्टार फ्रूट का शेल पूरी तरह से घुल गया और अंदर एक जेनोजेनिक मुड़ा हुआ था। वो जेनोजेनिक एक फ्लाइंग ड्रैगन जैसा लग रहा था। उसका सिर उसकी टेल के पास था और उसके विंग्स बंद मुड़े हुए थे। उसका बॉडी हरी स्केल से ढका हुआ था। उसके लंबे बॉडी और टेल को देखते हुए उसे कम से कम 40 मीटर्स लंबा होना था। यह बहुत पावरफुल दिखता है। यह एक डीफाइड जेनोजेनिक नहीं हो सकता, निश्चित रूप से। वीर ने विचार किया। उसका दिल धड़क रहा था। एक्सक्विजिट ने कहा कि स्टार फ्रूट्स में ज्यादातर किंग जेनोजेनिक्स होते थे और बहुत दुर्लभ से वे एक डीफाइड को घर देंगे। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन सा जेनोजेनिक था। जब यह एमर्ज्ड हुआ तो यह लो लेवल का होगा। यह एक फ्रेशली बॉर्न फर्स्ट ईयर किंग की तरह होगा, या दुर्लभ इंस्टेंसेस में यह एक प्रिमिटिव डीफाइड होगा। लेकिन वे उसके बाद ऑर्डिनरी जेनोजेनिक्स की तरह प्रहती करते थे। बेशक उन्हें बढ़ाया जा सकता था। वे कितने बढ़े ये उनकी टैलेंट पर निर्भर करेगा। जेनोजेनिक्स को स्टार फ्रूट के कोर से मुक्त होने पर एक गहरी नींद से जगाया गया था, इसलिए जब वे एमर्ज्ड हुए तो उन्हें मारना आसान था। वैकल्पिक रूप से वो व्यक्ति जिसने फ्रूट खोला था जेनोजेनिक्स को पूरी तरह से जागने की अनुमति दे सकता था। वेरी हाई के पास एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट था। अगर जेनोजेनिक ने कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए तो यह मूल रूप से उस व्यक्ति का पेट बन जाएगा जिसने फ्रूट खोला था। बेशक अगर जेनोजेनिक हॉस्टाइल था तो यह प्रोसेस पूरा नहीं किया जा सकता था। अगर क्रीचर ने कॉन्ट्रैक्ट का विरोध किया तो यह खतरनाक और अनियंत्रित रहेगा। यही कारण था कि वेरी हाई ने आमतौर पर कॉन्ट्रैक्ट्स को सक्रिय किया जब स्टार फ्रूट के अंदर जेनोजेनिक अभी भी सो रहा था। सोने से क्रीचर्स को विरोध करने से रोका गया। कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए एक बहुत उच्च सक्सेस रेट प्रदान किया गया। ये एक अरन ड्रैगन होना चाहिए। ये एक किंग क्लास जेनोजेनिक है। अगर इसे पर्याप्त संसाधन दिए जाते हैं तो अरन ड्रैगन को एक हफ्डीफाइड क्रीचर में बदल दिया जा सकता है। ये एक अच्छा जेनोजेनिक है, एक्सक्विजिट ने वीर से कहा, जैसा कि उसने हरे ड्रैगन के डेसेंट को देखा। हालांकि वीर बहुत निराश था। यह एक मामूली किंग क्लास जेनोजेनिक था। वीर के लिए ऐसे क्रीचर का होना लगभग व्यर्थ होगा। एक्सक्विजिट महसूस कर सकती थी कि वीर क्या सोच रहा था, इसलिए उसने कहा, यह पूरी तरह से बेकार नहीं है। स्टार बीटल स्पेस के माध्यम से माइग्रेट करते हैं।
और वे केवल समय समय पर स्टार ट्री पर उतरते हैं। अगर तुम स्टार ट्री की गार्डिंग खुद करते हो तो तुम्हें बीटल्स के उतरने का इंतजार करना होगा, इससे पहले कि तुम उन्हें खुद ही बाहर निकालो। हालांकि अगर तुम्हारे पास कुछ हेल्पर्स थे तो वे स्टार ट्री तक पहुंचने से पहले ही स्टार बीटल्स को मार सकते थे। इसके अलावा एक बार जब तुम आउटर स्काई के चारों ओर यात्रा करना शुरू करते हो तो तुम्हें कुछ मदद की आवश्यकता हो सकती है। मैं सजेस्ट करती हूं कि तुम स्टार फ्रूट से इमर्ज होने वाले अधिकांश जेनोजेनिक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। वीर ने सोचा कि उसके सजेशंस काफी रीजनेबल थे। बूढ़े आदमी जिसने मूल रूप से स्टार ट्री की गार्डिंग की थी, उसने बीटल्स को ट्री पर एन मास उतरने दिया क्योंकि उसे वीर और लियू जेन के टेस्ट के लिए उनकी आवश्यकता थी। अगर उसने नहीं किया होता तो वह उनके ट्री पर आने से बहुत पहले स्टार बीटल्स को पतला कर देता। आमतौर पर स्टार बीटल्स को स्टार ट्री को छूने का मौका भी नहीं मिलता। बूढ़ा आदमी उनके करीब आने से पहले उन्हें मार देता। लेकिन भले ही वीर गार्डियंस का एक डिफेंसिव नेट सेटअप करता, बीटल्स कभी कभी नेट से फिसल जाते। वीर को उन्हें खुद ही मारना होगा। और बेशक बूढ़े आदमी ने टास्क को आसानी से परफॉर्म किया था, लेकिन वह वीर जितना मजबूत था उससे कहीं अधिक मजबूत था। अगर स्टार बीटल्स का एक लार्ज स्वार्म स्टार ट्री की ओर बढ़ता तो उसे कुछ बैकअप की आवश्यकता होगी। वीर ने सोते हुए अरन ड्रैगन को देखा। वह जानता था कि यह जल्द ही जागने वाला है। उसे इससे पहले एक निर्णय लेना था। अगर यह जाग गया तो उसे इसे मारने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एक बार जब यह जागृत हो जाता है तो क्रीचर को एक कॉन्ट्रैक्ट में मजबूर करना कठिन होगा। अपनी झिझक को एक तरफ रखते हुए वीर ने उस मेथड का उपयोग किया जो एक्सक्विजिट ने उसे सिखाया था और अरन ड्रैगन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया। जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ तो एक वेयर्ड स्पेल अरन ड्रैगन पर कोलेस हुआ। स्पेल ने बार बार फ्लैश किया, अरन ड्रैगन को जगाया। अरन ड्रैगन ने अपने विंग्स फैलाए और एक रोर अनलीश्ड किया जिसने स्काई को हिला दिया। फिर बीस्ट ने वीर को नीचे देखा। वीर ने उत्सुकता से अरन ड्रैगन की ओर एक थॉट भेजा और क्रीचर ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। अपने विंग्स के एक लाइट फ्लैप के साथ इसने वीर के फीट से खुद को नीचे किया। वीर अरन ड्रैगन की पीठ पर चढ़ गया। अच्छा महसूस करते हुए उसने कहा, एक माउंट होना बहुत अच्छा होगा। मैं इस गाय का उपयोग एक ट्रांसपोर्ट शिप की तरह कर सकता हूं। जब मुझे आउटर स्काई के चारों ओर से पर्याप्त संसाधन मिलते हैं तो वह मेरे लिए कार्गो हॉल कर सकता है। मुझे अभी भी सिलेक्ट करने के लिए एक और 49 स्टार फ्रूट्स है। मुझे उम्मीद है कि मैं कुछ डीफाइड जेनोजेनिक्स प्राप्त कर सकता हूं। वीर ने खुद से सोचा। फिर वह मुड़ा और एक और स्टार फ्रूट की ओर उड़ गया। वीर ने एक के बाद एक 10 स्टार फ्रूट्स चुने। उभरने वाला प्रत्येक जेनोजेनिक एक फर्स्ट ईयर किंग था। उनमें एकमात्र अंतर उनके ब्रीड्स और विकास की उनकी क्षमता थे। हालांकि स्टार फ्रूट से आने वाले क्रीचर्स हमेशा फर्स्ट ईयर, सबसे कम किंग रैंक पर शुरू हुए, वे अभी भी वयस्क थे। वीर संसाधनों के साथ उनकी मदद कर सकता था, लेकिन वे कितना इवॉल्व कर सकते थे इसकी एक सीमा थी। इनमें से अधिकांश किंग्स को डी5 तक लाना एक असंभव टास्क होगा। हवडी5 संभवतः उतनी दूर था जहां तक वे जा सकते थे। उसे अभी तक एक डी5 जेनोजेनिक नहीं मिला था और अकेले इसी ने वीर को निराश किया। एक्सक्विजिट ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कुछ ही फ्रूट्स में डी5 जेनोजेनिक्स होते हैं, इसलिए यह स्ट्रेंज नहीं है कि तुम्हें अभी तक एक नहीं मिला है। तुम्हारे पास अभी भी 40 और चांसेस है। इस प्रोसेस में जल्दी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर तुम्हारी किस्मत ठीक ठाक है तो तुम्हारे 50 फ्रूट में से एक या दो में डी5 जेनोजेनिक्स होने चाहिए। उसने जो कहा वो सही था, लेकिन फिर भी वीर को उदासी महसूस हुई। डैड, बार्बी भी कुछ फ्रूट चुनना चाहती है। बार्बी ने वीर की ओर देखा और उसके कपड़ों को खींचा। चूंकि एक्सक्विजिट महसूस कर सकती थी कि वीर क्या सोच रहा था, वीर अपने मन को खाली रखने के लिए सावधान था। उसने बार्बी से कहा, ठीक है,
तुम डैडी को कुछ स्टार फ्रूट चुनने में मदद कर सकती हो। फिर बारबी उत्साहित थी और उसने चौड़ी आंखों से चारों ओर देखना शुरू कर दिया। जल्द ही बाद में उसने विशेष रूप से एक स्टार फ्रूट की ओर इशारा किया और कहा, मुझे वह चाहिए। वीर ने बारबी को उठाया और वहां चला गया। वह स्टार फ्रूट के टॉप पर उड़ गया और बारबी के हाथ ने उस पॉइंट को छुआ जहां फ्रूट और ब्रांच जुड़े थे। फिर स्टार फ्रूट गिर गया। वीर ने स्टार फ्रूट के शेल को पिघलते हुए देखा। वो जानता था कि बारबी की किस्मत हमेशा इस तरह की चीजों के साथ अच्छी थी, इसलिए वह डीफाइड फाइटर्स की एक सेना को इकट्ठा करने के लिए बारबी की अच्छी किस्मत का फायदा उठाने की उम्मीद कर रहा था। शेल दूर छिलना शुरू हो गया, जिससे अंदर का जेनोजेनिक प्रकट हुआ। वीर ने स्ट्रेंज जेनोजेनिक को ध्यान से देखा। उसका बॉडी बहुत छोटा था, शायद ही वीर की मुट्ठी से बड़ा हो। उसके बहुत बड़े कान और एक टाइनी क्यू शेप टेल थी। बॉडी मोटा और सर्कुलर था। ये एक मोटे, छोटे, गुलाबी पिग जैसा लग रहा था। ये कौन सा जेनोजेनिक है? वीर ने एक्सक्विजिट की ओर देखते हुए पूछा। वो महसूस कर सकता था कि उसने अभी अभी खोजे गए क्रीचर की लाइफ फोर्स मजबूत नहीं थी। यह उन अन्य जेनोजेनिक्स की तरह था जिन्हें उसने सिलेक्टेड किया था। इसमें वो प्रेजेंस नहीं थी जो एक डिफाइड क्रीचर में होगी, और प्रेजेंस को अलग रखते हुए यह निश्चित रूप से एक पावरफुल वॉरियर जैसा नहीं दिखता था। मुझे नहीं पता, मैं अस्तित्व में हर जेनोजेनिक को पहचान नहीं सकती। एक्सक्विजिट ने अपना सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि बारबी की किस्मत हमेशा मेरे पक्ष में काम नहीं करती। मैंने सोचा था कि वह मुझे डीफाइड जेनोजेनिक्स का एक गुच्छा दिला सकती है। वीर साई करने के अलावा नहीं रह सका। एक्सक्विजिट ने अपनी आंखें घुमाई। यह आदमी वास्तव में अपने स्वयं के लाभ के लिए अपनी बेटी का उपयोग कर रहा था। उसने पहले कभी किसी को इतना अभद्र नहीं देखा था। उसकी बेशर्मी की कोई सीमा नहीं थी। लेकिन बारबी को वह मोटा छोटा क्रीचर वास्तव में पसंद आया और वह झुकी और पिग को उठाया। उसने उसके मोटे बॉडी को रगड़ा क्योंकि इसे छूना वास्तव में अच्छा महसूस हुआ। डैड, क्या मैं इस लिटिल पिग को अपने पेट के रूप में रख सकती हूं? बारबी ने उसकी ओर देखते हुए वीर से पूछा। निश्चित रूप से तुम कर सकती हो। यह देखकर कि लिटिल पिग एक डीफाइड जेनोजेनिक नहीं था, वीर उसे पेट के रूप में देने के लिए ठीक था। उसके पास पहले से ही पर्याप्त किंग क्लास जेनोजेनिक्स थे। बारबी क्रीचर को प्राप्त करके बहुत खुश थी, लेकिन उसने उसे जगाने से पहले उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। एक्सक्विजिट शॉक में कांप उठी। बारबी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए बिना क्रीचर को जगाया था। बिना कॉन्ट्रैक्ट के जेनोजेनिक्स किसी भी वाइल्ड जेनोजेनिक जितने खतरनाक थे। लेकिन लिटिल पिग के जागने के बाद उसने एग्रेशन के कोई संकेत नहीं दिखाए। उसने अपना गोल बॉडी उठाया और बारबी के चारों ओर खुशी से दौड़ना शुरू कर दिया। यह बहुत खुश दिख रहा था। बारबी ने इसे उठाया और लिटिल पिग ने विरोध नहीं किया। इसने बारबी के हाथ से अपना चेहरा रगड़ा। भगवान का शुक्र है कि यह एक एग्रेसिव जेनोजेनिक नहीं है। एक्सक्विजिट ने राहत महसूस की। बारबी, जारी रखो, वीर ने बारबी से कहा। बारबी ने सिर हिलाया। उसने लिटिल पिग को जाने दिया और फिर एक और स्टार फ्रूट की ओर उड़ गई। लिटिल पिग बारबी के पीछे उड़ान भर गया, उसका बम हिलता हुआ। बारबी ने जल्दी से एक और फ्रूट पर निर्णय लिया। गिरते हुए फ्रूट का फ्लेश छिल गया और जब अंदर का सोता हुआ जेनोजेनिक प्रकट हुआ तो वीर और एक्सक्विजिट को एक डर लगा। ये एक और लिटिल पिग था। ये बिल्कुल पहले पिग जैसा दिखता था जिसे बारबी ने चुना था, और ये एक आदमी की मुट्ठी के आकार का था। यह भी चब्बी था। अब दोनों लिटिल पिग्स जुड़वा लग रहे थे। वियर्ड। दो अलग अलग स्टार फ्रूट्स को लगातार 2 बार समान जेनोजेनिक नहीं देना चाहिए। फिर भी ये दोनों एक ही रेस के दिखाई देते हैं। उसने 2 आइडेंटिकल लिटिल पिग्स क्यों ढूंढे हैं? एक्सक्विजिट ने कंफ्यूजन में पिग्स को देखा। वीर ने दोनों पिग्स को देखा
और उसे एहसास हुआ कि उनमें एक अंतर था। जब उसने बारीकी से देखा तो उसे एहसास हुआ कि प्रत्येक पिग के फोरहेड पर एक सफेद सिंबल था। चूंकि सिंबल्स पिग्स के लगभग समान रंग के थे, सिंबल्स को देखना मुश्किल था जब तक कि आप पिग्स के बहुत करीब नहीं थे। हालांकि प्रत्येक पिग पर फोरहेड स्पेल अलग था। वीर को कोई सुराग नहीं था कि उनका क्या मतलब था। वीर ने एक्सक्विजिट को देखा। एक्सक्विजिट ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है। ज़ेनोजेनिक्स के बहुत सारे अलग अलग प्रकार हैं। शायद यह रेयर ब्रीड्स में से एक है, लेकिन उनकी प्रेजेंस को देखते हुए उन्हें केवल किंग क्लास का होना चाहिए, और वे एग्रेसिव नहीं हैं। आज बाबी की किस्मत टूटी हुई क्यों है? वीर ने दुख से सोचा। उसने अभी अभी लिटिल पिग्स का एक जोड़ा खोजा था, और वे हमला भी नहीं करेंगे। वे बेकार लगे। वे स्लेव्स के रूप में भी उपयोगी नहीं होंगे। बार्बी ने अधिक फ्रूट खोलने के लिए दोनों लिटिल पिग्स को अपने साथ लिया, और आगे जो हुआ उसने वीर और एक्सक्विजिट को स्थिर कर दिया। उसने एक और लिटिल पिग ढूंढा। वीर के कुछ कहने से पहले बार्बी ने स्टार ट्री के चारों ओर कूदना शुरू कर दिया। उसने कई स्टार फ्रूट्स को नीचे लात मारी। वीर के विरोध करने के लिए अपना मुंह खोलने से पहले 1 दर्जन से अधिक फल हवा में गिर रहे थे। एक्सक्विजिट जल्दी से बार्बी के पास टेलीपोर्टेड हुई ताकि उसे उठाया जा सके। स्टार फ्रूट्स गिरे, मरते हुए सन्स की तरह जलते हुए। वे जल्दी से घुल गए और अंदर के ज़ेनोजेनिक्स को प्रकट किया। वीर और एक्सक्विजिट की आंखें लगभग उनके खोपड़ी से बाहर निकल गई। उन स्टार फ्रूट्स के अंदर अधिक लिटिल पिग्स थे। छोटे पिग्स तेज जाग गए। उन्होंने अपने शेल्स के पिघलते ही अपनी आंखें खोली। पल भर में वे सभी पहले 2 पिग्स के चारों ओर खुशी से दौड़ रहे थे। वे बाबी के बगल में ट्रॉटेड हुए और वे बहुत खुश दिख रहे थे। ये क्या है? यहां तक कि एक्सक्विजिट का चेहरा भी कंफ्यूजन से भरा हुआ था। ये ज़ेनोजेनिक की एक सिंगल ब्रीड थी, फिर भी उनमें से बहुत सारे थे। स्टार ट्री ने पहले कभी भी इस तरह कुछ नहीं किया था। वीर और एक्सक्विजिट ने पिग्स पर देखा, और उनके फोरहेड्स पर स्पेल्स को छोड़कर उनके बारे में सब कुछ समान था। बार्बी, तुमने बहुत सारे पिग्स एकत्रित किए हैं। तुम्हें मुझे बाकी खोलने देना चाहिए। वीर ने एक तनावपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। वो उम्मीद कर रहा था कि बार्बी उसे कुछ डीफाइड ज़ेनोजेनिक्स दिलाएगी, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि वो जल्द ही होने वाला है। और इस पॉइंट पर बार्बी अपना खुद का पिग फार्म शुरू कर सकती थी। 16 लिटिल पिंक पिग्स दौड़ रहे थे। वे सभी बार्बी के चारों ओर लाइंड अप थे। बार्बी ने जो हुआ उस पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन वो फ्रूट्स की अपनी चॉइस से बहुत खुश लग रही थी। उसने उनमें से अधिक चुनने की कोई इच्छा नहीं दिखाई। मुझे लगता है कि मैं अकेला हूं। वीर ने चारों ओर देखा। उसने एक स्टार फ्रूट देखा जो काफी सुंदर लग रहा था, और इसलिए वह उसके पास उड़ गया। ये फल बहुत खुला हुआ और भरा हुआ है। ये बहुत समृद्ध लगता है। ये स्पष्ट रूप से खुशी का एक संकेत है। इसने निश्चित रूप से एक डीफाइड ज़ेनोजेनिक उत्पन्न किया होगा। जो लोग फिजियोनॉमी का अध्ययन करते थे, उनका मानना था कि वे केवल उस व्यक्ति के फेशियल फीचर्स का अध्ययन करके एक व्यक्ति के पर्सनालिटी का न्याय कर सकते थे। वीर ने फल पर समान सिद्धांत को लागू करने का प्रयास किया। अपने हाथों को उसकी सतह पर चलाया। हाँ, क्या तुम फ्रूट के फिजियोनॉमी को पढ़ने की कोशिश कर रहे हो? एक्सक्विजिट हंसे बिना नहीं रह सकी। वेरी हाई के पास भी फिजियोनॉमी स्किल्स थे, लेकिन उन्होंने कभी भी स्टार फ्रूट, इन सब पर उस तरह की कोशिश करने के बारे में नहीं सोचा था। ह्यूमंस के फेसेस होते हैं, फ्रूट्स के भी फेसेस होते हैं। अगर ह्यूमंस फिजियोनॉमीज प्राप्त कर सकते हैं, तो फ्रूट में फिजियोनॉमी क्यों नहीं हो सकता? वीर ने एक डिग्निफाइड मैनर में जवाब दिया। वो वास्तव में फिजियोनॉमी को नहीं समझता था। उसने केवल बत्रा फैमिली के टेक्स्ट्स में इसका एक रेफरेंस देखा था। वीर ने टॉपिक पर मुश्किल से झलक देखी थी। उसे एक बिगिनर भी नहीं कहा जा सकता था। वो वास्तव में एक मानव का चेहरा नहीं पढ़ सकता था।
फ्रूट की तो बात ही छोड़ दें। अभी उसे बस कुछ ऐसा चाहिए था जो उसे आश्वासन दे कि वह एक और ब्लाइंड चॉइस नहीं कर रहा था। उसने बेताबी से एक डीफाइड जेनोजेनिक प्राप्त करने की उम्मीद की, लेकिन भगवान ने लोगों को वो नहीं दिया जो वे अक्सर चाहते थे, और वीर अब तक केवल किंग क्लास जेनोजेनिक्स ही प्राप्त कर पाया था। उसने कई फ्रूट्स चुने थे, लेकिन वे सभी किंग्स निकले। वह उनका उपयोग केवल ग्रांट वर्क के लिए कर सकता था। इसलिए कुल मिलाकर वे बहुत उपयोगी नहीं होंगे। और फल चुनने के बाद वीर को एहसास हुआ कि उसके पास केवल 2 बचे हैं। अपने निराशाजनक रिजल्ट से परेशान, उसने अपने करीब के 2 को पकड़ा और उन्हें नीचे गिरा दिया। बारबी अब बेकार थी। वीर केवल अपनी किस्मत पर निर्भर हो सकता था, और वह उसके लिए अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा था। दोनों फ्रूट्स जल्दी से घुल गए, उनके अंदर के जेनोजेनिक्स को प्रकट किया। उनमें से एक वुल्फ था। वीर ने तुरंत पहचान लिया कि उसकी प्रेजेंस किंग क्लास थी, लेकिन दूसरे ने उसे बदलाव के लिए काफी खुश किया। यह एक रॉक जायंट था। यह एक बैठने की पोजीशन में था, अपने घुटनों को पकड़े हुए। यह 10 मीटर ऊंचा था, और उसका बॉडी पूरी तरह से ब्लैक रॉक से बना था। यह ताकत को विकिरण करता हुआ लगता था। यह कई मायनों में एक लिटिल माउंटेन जैसा लग रहा था। एक डीफाइड जेनोजेनिक, क्या तुम इस पर विश्वास कर सकते हो? आखिरकार मुझे एक डीफाइड जेनोजेनिक प्राप्त हुआ है। रॉक जायंट की विशाल प्रेजेंस को महसूस करते हुए वीर थ्रिल्ड था। एक्सक्विजिट ने राहत महसूस की। 50 फ्रूट्स में से एक डीफाइड जेनोजेनिक किस्मत का एक ऑर्डिनरी शेक था, जबकि रॉक जायंट अभी भी सो रहा था। वीर ने जल्दी से उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। आउटर स्काई डीफाइड क्रीचर्स से भरा हुआ था, और उसके बगल में एक डीफाइड फाइटर होने से वीर के लिए जीवन बहुत आसान हो जाएगा, खासकर अगर वह भविष्य में स्टार बीटल्स को मारना चाहता था। तो मदद करने के लिए एक डीफाइड जेनोजेनिक होने से उसे बहुत सारी परेशानी से बचाया जाएगा। वीर अपने जेनोजेनिक्स के समूह को बूढ़े आदमी के पास लाया। बूढ़े आदमी ने अधिक कुछ नहीं कहा। जब उसकी नजर बाबी के चारों ओर लिटिल पिग्स पर गुजरी, तो वह हैरान दिखाई दिया। अंकल, मुझे आश्चर्य है कि ये लिटिल पिग्स क्या है? इतने सारे फ्रूट से इतने समान जेनोजेनिक्स बाहर क्यों आए? एक्सक्विजिट ने पूछा। स्टार ट्री एक ट्रू गॉड प्लांट है, बूढ़े आदमी ने बस कहा। इसमें यूनिवर्स की एनर्जी है। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे मैं पूरी तरह से समझता हूं। हालांकि इसके मौजूद रहने के अपने कारण हैं। उसके बाद बूढ़े आदमी ने वीर को पेश करने के लिए एक और आइटम बाहर निकाला। ये मेरी टोकन है। तुम्हें भविष्य में बीटल्स को साफ करते समय इसका उपयोग करने की आवश्यकता है। हर 10 दिनों में वापस आओ और स्टार ट्री की देखभाल करो। जब भी बग्स का एक स्वाम आता है, तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि तुम प्रत्येक को साफ करो। उनमें से किसी को भी जीवित रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। वीर ने झुका और आइटम स्वीकार किया। यह एक स्मॉल स्टिक थी। यह एक्वा कलर्ड थी, और यह जेड से बनी लगती थी। आइटम में एक बहुत मजबूत प्रेजेंस थी। यह एक डीफाइड ट्रेजर जैसा लग रहा था। वीर को इस डील से एक पावरफुल आइटम प्राप्त होने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने जल्दी से जेड स्टिक लिया और बूढ़े आदमी के सामने झुका। चिंता मत करो अंकल, मैं तुम्हारे लौटने तक स्टार ट्री की देखभाल करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तुम अब जा सकते हो। 10 दिनों में फिर से वापस आओ। बूढ़े आदमी ने डिसमिसिवली कहा। बारबी और एक्सक्विजिट वीर के साथ शामिल हुए जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, लेकिन एक्सक्विजिट इतने सारे क्रीचर्स को अपने साथ टेलीपोर्ट करने में असमर्थ थी। भले ही उसने अपने स्मॉल शिप का उपयोग किया हो, उन सभी जेनोजेनिक्स के लिए पर्याप्त जगह नहीं होती। तो अभी के लिए वीर ने क्रीचर्स को वहां छोड़ दिया। वो वैसे भी 10 दिनों में ट्री पर लौट रहा होगा। बारबी के स्मॉल पिग्स केवल एक मुट्ठी आकार के थे, इसलिए उन्हें ट्रांसपोर्टिंग करना मुश्किल नहीं था।
वीर ने एक बैग बाहर निकाला और सभी पिग्स को उसके अंदर ठूंस दिया। उसने उन्हें स्मॉल शिप तक ले गया। तुम्हें उन्हें बाहर निकालने देना चाहिए, वे वैसे भी अधिक जगह नहीं लेंगे, एक्सक्विजिट ने कहा। वह पिग्स को बैग में एक स्पष्ट असुविधा की स्थिति में राइडिंग हुए देख सकती थी। वीर को एहसास हुआ कि वह सही थी। उसने लिटिल पिग्स को रिहा किया और उन सभी को खुशी से बाबी की ओर दौड़ने दिया, जो शिप के सामने खड़ी थी। कुल मिलाकर उन्होंने शानदार सीनरी को जाते हुए देखा। क्या तुम अंडरवर्ल्ड लेक वापस जाना चाहते हो, या तुम कुछ जेनोजेनिक्स का शिकार करना चाहते हो? एक्सक्विजिट ने वीर से पूछा जैसे ही वे दोनों शिप के पीछे आराम कर रहे थे। चलो अंडरवर्ल्ड लेक वापस चलते हैं। मुझे लगता है कि जेनोजेनिक्स का शिकार शुरू करने से पहले अगर मैं गॉड्स वांडर के साथ अधिक अभ्यास करूं तो यह सुरक्षित होगा, वीर ने कहा। जरूर, एक्सक्विजिट ने सिर हिलाया और वीर को अंडरवर्ल्ड लेक तक पहुंचाया। जब तक किसी के पास स्पेस टेलीपोर्टेशन नहीं थी, उन्हें आउटर स्काई के चारों ओर यात्रा करने के लिए एक्सक्विजिट के शिप जैसे एक शिप का उपयोग करना होगा। शिप में एक स्पेशल पावर बफ था जिसने आउटर स्काई में क्रीचर्स को इसे तोड़ने के प्रयास से रोका। यहां तक कि डीफाइड एलिट्स भी परेशानी के बिना पैदल आउटर स्काई से ट्रैवल नहीं कर सकते थे, और वीर अभी तक डीफाइड भी नहीं था। तो वीर स्पेस टेलीपोर्टेशन का अभ्यास करना चाहता था ताकि वह अधिक आसानी से आउटर स्काई के चारों ओर यात्रा कर सके। उसने अभी तक जेनोजेनिक्स का शिकार करने की योजना नहीं बनाई थी। और बेशक वीर उन येलो पेपर्स के बाकी हिस्से को भी फिश अप करना चाहता था जिन्हें वो कलेक्टिंग करने की प्रोसेस में था। यही मुख्य कारण था कि उसने उसे वुडन हाउस के बजाय अंडरवर्ल्ड लेक तक ले जाने के लिए कहा था। एक्सक्विजिट महसूस कर सकती थी कि वीर क्या सोच रहा था, और इससे वो ब्लश हो गई। उसने सोचा कि वीर येलो पेपर्स पर अधिक पिक्चर्स देखना चाहता था। वह नहीं जानती थी कि येलो पेपर्स वास्तव में किसी प्रकार के जीन आर्ट का प्रतिनिधित्व करते थे। वे जल्द ही अंडरवर्ल्ड लेक के किनारों पर वापस आए, लेकिन इस बार एक्सक्विजिट नहीं गई। इसके बजाय वो उसके साथ फिशिंग के लिए रुक गई। वो काफी फ्रस्ट्रेटिंग था। एक्सक्विजिट के वहां होने के कारण उसे अपने थॉट्स को कंट्रोल करना पड़ा, और वह कोई आसान टास्क नहीं था। यहां तक कि वीर ने भी अपने थॉट्स को जांच में रखने के लिए संघर्ष किया। वीर ने अपने जीन आर्ट्स का अभ्यास करने का आनंद लिया, और एक्सक्विजिट को भी वो सब कुछ अनुभव करने को मिला जो उसने सीखा था। हालांकि एक्सक्विजिट ने पहले ही गॉड्स वांडर सीख लिया था। वीर को अभ्यास करते हुए देखने से उसे कभी कभी कुछ नई चीजें सीखने को मिली, लेकिन एक्सक्विजिट वीर की फिशिंग सक्सेस से कॉट ऑफ गार्ड हो गई। इससे पहले कि उसने एक भी चीज बाहर निकाली, वीर पहले ही कुछ आइटम्स को रील इन करने में कामयाब रहा था। लेकिन वीर केवल उन येलो पेपर्स को रिट्रीव करता हुआ लगता था। जब भी वीर उन्हें देखता था, वो इसे महसूस कर सकती थी, और हर बार जब उसने ऐसा किया तो उसका चेहरा ब्लश्ड हो गया। बारबी अब स्मॉल पिग्स के साथ करीबी दोस्त थी, और वो उनके साथ पास में खेला करती थी जैसे ही वीर और एक्सक्विजिट ने फिशिंग की। पिग्स ने बारबी को व्यस्त रखा, अन्यथा वो अपने मन से ऊब गई होती। लिटिल पिग्स पैसिव दिखते रहे, और उन्होंने एग्रेशन का एक औंस भी प्रदर्शित नहीं किया। जबकि वे नाइस पेट्स के लिए बनाए गए थे, वे बेकार थे। वीर को हर बार जब उसने उन्हें देखा तो थोड़ा निराश महसूस हुआ। कुछ दिनों के बाद वीर अब एक्सक्विजिट द्वारा देखे जाने को बर्दाश्त नहीं कर सका। इसलिए उसने उससे कहा कि वह कोर एरिया जाना चाहता है। लेकिन एक्सक्विजिट ने उसे बताया कि आउटर स्काई रियल वर्ल्ड और एंटी मटीरियल वर्ल्ड के बीच था। स्पेस बैरियर्स की प्रेजेंस के कारण वह कोर एरिया में प्रवेश नहीं कर सका। वीर ने वैसे भी कोशिश की, और वह वास्तव में अब कोर हॉल के डोर में प्रवेश नहीं कर सका।